Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज हम क्या करने वाले हैं भाई, चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। क्यों? क्योंकि चैप्टर अच्छा बड़ा है और आराम से समझने के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। वन सिटिंग में आप समझेंगे तो हो सकता है आपका काफी टाइम जा सकता है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 के सेशन में हम इस चैप्टर के जो एक कंप्लीट रिवीजन को समझेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको फटाफट से लाइक शेयर कर देना है, ठीक है? क्या कर दीजिए, फटाफट से आप लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का क्या, कंप्लीट रिवीजन पार्ट 1। ओके, जल्दी जल्दी से क्या करो, लाइक और शेयर करो फटाफट से, बिना किसी भी प्रकार की कंजूसी के। कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए लाइक और शेयर करने में। चलो, इंट्रोडक्शन क्या कहता है इंट्रोडक्शन हमसे? Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? कभी आपने इस बारे में सोचा है? Have you ever thought about how children lived about 200 years ago? मतलब कभी आपने सोचा है कि 200 सालों पहले बच्चे जो हैं कैसे रहते होंगे, कैसे उनकी जीवनी चलती होगी? कभी सोचा है इस बारे में? कभी आपके माइंड में इस तरीके का क्वेश्चन आया है कि 200 सालों पहले बच्चों की जीवन कैसा था, बच्चों की जिंदगी कैसी थी? Nowadays, most girls from middle class families go to school and often study with boys. आज के टाइम पे nowadays हम क्या देखते हैं कि बहुत सी जो गर्ल्स हैं, कहाँ से, मिडिल क्लास फैमिली से, जो कहाँ से, मिडिल क्लास फैमिली से है, स्कूल जाती हैं एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज, है ना? आज के टाइम पे लड़कियां लड़कों के साथ एक ही स्कूल में पढ़ती, कोएड स्कूल्स होते हैं, है ना? और मिडिल क्लास की फैमिली की वन गर्ल्स भी, वो भी एजुकेट होती हैं, स्कूल जाती हैं। चीज़ें बदल चुकी हैं, है ना? On growing up, many of them go to colleges and universities and take up jobs after that. जब वो बड़ी होती हैं, बहुत सी उनमें क्या होती हैं भाई, कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जो हम बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, और उसके बाद जॉब्स भी करती हैं। पढ़ेंगी, लिखेंगी, स्कूल जाएंगी, है ना, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करेंगी, कॉलेज जाएंगी या यूनिवर्सिटी जाएंगी, उसके बाद क्या करती हैं, जॉब करती हैं। देखते हैं आप जॉब करते हुए, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पढ़ाई लिखाई करी, कॉलेज वगैरह गई, उसके बाद जॉब कर रही हूँ, है ना? तो आजकल की सिचुएशन ऐसी है। मैंने भी जो स्कूल में पढ़ा है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ का स्कूल था, जो कॉलेज था वो भी गर्ल्स एंड बॉयज़ का था। खैर मेरा तो गर्ल्स कॉलेज था, लेकिन मतलब पढ़ रहे हैं ना, साथ में हर कोई पढ़ा रहा है, ठीक है? ऐसा भी नहीं कि सिर्फ रिच फैमिली के बच्चे ही पढ़ रहे हैं, इवन पुअर से पुअर फैमिली के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। भले वो वैसे स्कूल में पढ़े जहाँ पे फीस इतनी नहीं है, बट स्टिल एजुकेट हो रहे हैं। दे हैव टू बी अडल्ट्स बिफोर दे आर लीगली मैरिड। आज का टाइम कैसा है कि अगर बच्चों को शादी करनी है ना, बच्चों की शादी करानी है पेरेंट्स को, तो लीगल तरीके से, लीगली जो कानून ने एक एज डिसाइड की है, उतनी एज बच्चों की होनी चाहिए, तभी वो उनकी शादी कर पाएंगे। पहले ऐसा था क्या? पहले तो बाल विवाह हो जाता था, ये नहीं देखते थे कि 18 से नीचे, 21 से नीचे चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते थे। दे हैव टू बी अडल्ट्स बिफोर दे आर लीगली मैरिड। अगर उनको लीगल तरीके से मैरिज करनी है, क्योंकि लीगली पॉसिबल है ना, तो एडल्ट होना जरूरी है। एडल्ट मीनिंग ऑफ एडल्ट 18 और 18 अबव। अडल्ट से मीनिंग क्या समझते हैं? अडल्ट से मतलब होता है 18 और 18+। What do you mean by the term adult? Adult meaning 18 और 18+, ठीक है? 18 और 18+ होना पड़ेगा, तब जाके शादी होगी। आज के टाइम की बात कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनीवन दे लाइक। और कानून के मुताबिक वो किसी से भी शादी कर सकते हैं जिससे वो चाहें, ठीक है? वो जिसको पसंद करते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, उनसे वो शादी कर सकते हैं। फ्रॉम एनी कास्ट, कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, एंड कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी का हो, एंड विडोज कैन रीमेरी टू। इवन आज के टाइम पे जो विधवाएं हैं, जो विडोज हैं, उनकी भी दोबारा शादी कराई जा सकती है, बिल्कुल कराई जाती है, करा सकते हैं ना? सही बात है कि नहीं बात है? सही बात है कि नहीं? अगर विडोज की हम बात करें तो आज के टाइम में विधवाओं की भी शादी करा सकते हैं। मतलब
आज का टाइम कैसा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, गर्ल्स की बात करें स्कूल जा रही हैं, लड़कों के साथ स्कूल जा रही हैं, इवन मिडिल क्लास की गर्ल्स भी, है ना। बच्चे हैं, बच्चों को पूरा अधिकार है, आप जिससे चाहे, आप अडल्ट हो चुके हैं 18 प्लस से, तो कानून आपको अधिकार देता है कि जो भी आपका मनपसंद का साथी हो उसके साथ आप शादी कर सकते हैं, आपको आज़ादी है, ठीक है। इवन जो विडो हैं, जो विधवा हैं, वो भी दोबारा शादी कर सकती हैं। अभी ज़माना ऐसा है, जो कि बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, ठीक है। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे चैप्टर में क्या है वो पढ़ेंगे। चैप्टर क्या है हमारा, वुमेन से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड और रिफॉर्म कि वुमेन की कंडीशन, कास्ट में कैसे कैसे भाई जो रिफॉर्म किए गए, बदलाव किए गए, यही है हमारा चैप्टर। तो बदलाव करके जो चीज़ आज हमें मिल रही है कि कानून है, आज़ादी है, पढ़ लिख रहे हैं, रिमैरी कर सकते हैं, ये पहले नहीं थी, अब हमें मिली है, पहले ये नहीं थी। क्लियर? चल, ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस। आज के टाइम में सारी जो वुमेन है, ऑल वुमेन लाइक मैन, ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन, भाई वोट दे सकती हैं और चुनाव के लिए खड़ी हो सकती हैं, ठीक है। आज के टाइम पे जो वुमेन है और जो मैन है वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं और इलेक्शन के लिए चुनाव में खड़े हो सकते हैं, है ना। वुमेन हम देखते हैं भाई कैंडिडेट है, इवन हम देखते हैं हमारी जो प्रेसिडेंट है वो भी वुमेन है, ठीक है। Of course, these rights are not actually enjoyed by all. लेकिन of course ये बात भी सही है कि ये जो rights हैं actually हर कोई, सब कोई enjoy करे। एक्चुअल में ये राइट्स सभी मतलब 100% हो ऐसा ज़रूरी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना। ठीक है, आज़ादी है, वुमेन्स पढ़ने जाती हैं, गर्ल्स एजुकेट हो रही हैं, वुमेन जो विडोज़ हैं वो रीमैरी कर सकती हैं, है ना। जो बच्चे हैं उनको अपने अगर 18 प्लस हो जाते हैं तो अपनी पसंद के साथी से शादी कर सकते हैं, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो। लेकिन फिर भी ये एक्चुअल में या सब इस चीज़ को सबको फ़ायदा है या हर कोई ये चीज़ कर पा रहा है, प्रैक्टिकली हो नहीं रहा है। क्लियर? पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन। अगर हम पुअर पीपल की बात करें, गरीब बच्चों की बात करें, तो पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन। जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, मतलब उनका तो लगभग ना के बराबर और मतलब बहुत ही कम या लगभग ना के बराबर एजुकेशन के लिए क्या एक्सेस है, मतलब शिक्षा को लेके इनका लगभग, गरीब लोगों की बात करें तो बड़ी मुश्किल से कुछ क्लासेस पढ़ा पाते हैं अपने बच्चों को। अगर जो गरीब लोगों की बात करें, या ना के बराबर, या पढ़ ही नहीं रहे, स्कूल ही नहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल ही ऐसे बिल्कुल ही लो लेवल के स्कूल्स जहाँ पे ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही और कुछ टाइम बाद छोड़ दे रहे बच्चे, मतलब पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि बच्चों को छोड़ दे रहे हैं। एंड इन मैनी फैमिलीज, बहुत सी जो फैमिलीज में वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स, बहुत सी तो फैमिलीज में इवन ये भी है कि जो औरतें हैं वो अपने हस्बैंड्स को चुन भी नहीं सकती हैं, है ना। इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो हम बात करें, वुमेन अपने हस्बैंड्स को मतलब अपने पसंदीदा इंसान को जिनसे वो शादी करना चाहती है चॉइस भी नहीं बता सकती, चूज भी नहीं कर सकती, ठीक है। 200 years ago things were very different. 200 सालों पहले चीज़ें बहुत अलग थी। 200 सालों पहले थिंग्स वर वेरी डिफरेंट, चीज़ें बहुत अलग थी, है ना। अभी हम बोल रहे हैं ना, एजुकेट हो सकती हैं, आज़ादी है, वोट दे सकती हैं, वो भी ऐसा नहीं कि हर कोई इंजॉय कर रहा है, लेकिन पहले चीज़ें 200 सालों पहले थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज, बहुत से जो बच्चे हैं उनकी शादी छोटी एज में, छोटी उम्र में, कम उम्र में ही हो जाती थी। आजकल कंडीशन ऐसी कि बहुत से जो बच्चे हैं उनकी शादी कैसी, कम उम्र में ही हो जाती थी, अर्ली एज में हो जाती थी। क्लियर? ये क्या है, ये सती है ना। देखो देखो, आग में जलती ना, जैसे विडो हो जाती, विधवा हो जाती, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो आग में खुद को क्या कर लेती भाई, दाह संस्कार कर लेती कि भाई विधवा हो गई, क्या करेंगी जी के पति के साथ चिता में जल जाती। तो सती है, इसको पेंट करा है किसने बनाया, बाल्थाजार सोलविन 1813 में इसको बाल्थाजार सोलविन ने बनाया है। दिस वाज वन ऑफ द मैनी पिक्चर्स ऑफ सती। ये क्या है, सती की एक मतलब बहुत सी जो पिक्चर्स है पेंट करी गई, उनमें से एक है। किसने पेंट करी है, यूरोपियन आर्टिस्ट हैं, उन्होंने पेंट करी है, जो इंडिया में आए थे, ठीक है, उन्होंने पेंट करा है। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज सीन एज एविडेंस ऑफ द बार्बरिज्म ऑफ द ईस्ट। जो सती प्रथा है उसको क्या माना जाता था कि भाई ये जो इंडिया की जो ईस्ट मतलब, क्योंकि यूरोप को हम बोलते हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट साइड, पाश्चात्य संस्कृति हम बोलते हैं ना, पश्चिमी कंट्रीज। तो ये लोग हमें क्या बोलते हैं, हमें ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या मानते थे कि भाई ये ईस्ट की क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये सबूत है कि क्या एक बेवकूफ़पना है, मतलब ये क्या है, गंवारपन जो हम कहते हैं बेवकूफ़ी तरीके से, कि औरत जो है जिंदा है वो खुद को जला रही है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो विधवा हो गई है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो खुद को आग में जला रही है। ऐसा नहीं कि वो कोई खुशी से कर रही है,
ये समाज में प्रथा बन गई तो भाई मानना पड़ता है। अगर प्रथाओं को नहीं मानेंगे तो समाज क्या करेगा? समाज आपसे बात नहीं करेगा, समाज आपको अलग थलग कर देगा, तो ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो जिसको क्या मान रहे? बार्बरिज्म। क्लियर? हमने क्या देखा? जो आज़ादी अभी है, जो चीज़ें हमारे पास अभी हैं, वो 200 सालों पहले नहीं थी, बातें बहुत अलग थी। आगे बढ़े, चलो। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। इवन हम बात करें हिंदूज की और मुस्लिम्स की, बोथ हिंदूज भी और मुस्लिम्स भी, मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। ये लगभग, है ना, उस जमाने में, आज की बात नहीं कर रहे, चाहे वो हिंदूज हो या मुस्लिम्स हो, एक औरत से, मतलब एक से भी ज़्यादा शादी कर सकते थे बेसिकली, मतलब एक से ज़्यादा बीवियां हो सकती थी उनकी। In some parts of the country, widows were praised if they choose death by burning themselves on the funeral pyre of their husbands. कुछ कंट्री के हिस्सों में तो ये माना जाता था कि अगर जो विधवाएं हैं, अगर वो क्या कर रही, चिता में बैठ जा रही हैं, खुद को दाह संस्कार कर दे रही है ना, खुद को इस तरीके से चिता में बैठ के क्या कर दे रही, सती प्रथा को जो पूरा कर रही है, तो उनकी तारीफ की जाती थी, उनको प्रेजिंग की जाती थी। सोचो जरा, ये नहीं देख रहे कि भाई वो मर रही है, जल रही है, लेकिन प्रेज किया, देखो कितनी अच्छी औरत है, कितनी पतिव्रता औरत है ना, कि पति मर गया, उसके बाद अब ये क्या है, उस चिता में बैठ के सती हो रही है। ठीक है, तो उनकी प्रेजिंग की जाती थी कि जब अंतिम संस्कार हो रहा है, फ्यूनरल पैर हो रही है हस्बैंड की, तो उसमें बैठ के खुद भी जल रही है। Women who died in this manner, whether willingly or otherwise, were called sati, meaning virtuous women. अब जो औरतें इस तरीके से मरती थी, है ना, खुद का सेक्रीफाइस करती थी, whether willingly, चाहे तो इच्छा से हो, willingly हो, और अदरवाइज, है ना, या तो willingly कर रही है, अपनी इच्छा से कर रही है, या बेमन से कह लीजिए कि भाई अगर नहीं करेंगे तो समाज क्या कहेगा, या घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुम, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, करो करो, तो बेचारी को करना पड़ रहा है, या इच्छा से कर रही, जो भी है, वर कॉल्ड सती, उनको सती माना जाता था, मीनिंग वर्चुअस वुमेन, जिसका मतलब है वर्चुअस वुमेन, एक बहुत ही, मतलब बोलते ना वर्चुअस राजा, एक बहुत ही ब्रेव, या उस तरीके से एक उपाधि टाइप की। वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड, औरतों का जो है प्रॉपर्टी में, जायदाद में हिस्सा भी क्या था, रेस्ट्रिक्टेड था, है ना, कि जायदाद में जो औरतों को हिस्सा नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी में हिस्सा वुमेन्स को नहीं मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं कि पहले कंडीशन कैसी थी, काफ़ी अलग थी। अगर सती हो जाती थी तो तारीफ की जाती थी, ज़माना उनकी तारीफ करता था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़े, चलो। Besides, most women had virtually no access to education. In many parts of the country, people believed that if a woman was educated, she would become a widow. अब बहुत से हिस्सों में देखने को मिलता था कि वुमेन्स को पढ़ाई के लिए, साथ साथ में पढ़ाई के लिए भी कोई एक्सेस नहीं था। हमने देखा सती होना, है ना, सती प्रथा अपनाओ। दूसरा क्या करना है, दूसरा भाई प्रॉपर्टी में एक्सेस नहीं था। तीसरा एजुकेशन के लिए भी कोई एक्सेस नहीं था, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। बहुत सी जो पार्ट्स है कंट्री में, पीपल ये बिलीव करते थे कि इफ़ अ वुमेन वॉज एजुकेटेड, अगर जो वुमेन है वो एजुकेटेड रहेगी, पढ़ी लिखी रहेगी, शी वुड बिकम अ विडो। अगर औरत पढ़ेगी लिखेगी तो क्या बन जाएगी, वो विधवा बन जाएगी। क्या बन जाएगी वो विधवा बन जाएगी। मतलब ऐसा मैंने कुछ भी सोच रखा था, कुछ भी, कि अगर वो पढ़ेगी लिखेगी, पढ़ाई करेगी, एजुकेट होगी, तो उसको वो विधवा ना हो जाए। डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट दी ओनली वंस इन सोसाइटी। भेदभाव किसके बीच में, मैन, आदमी और औरत के बीच में क्या क्रिएट किया जाता था भाई, भेदभाव, है ना। आदमी और औरत के बीच में क्या करा जाता था, भेदभाव किया जाता था कि औरत है, औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए, घर के काम करना चाहिए, पढ़ लिख के क्या करेंगे, है ना। और मैन को क्या करा जाता था कि भाई वो जो चाहे करे। तो मैन एंड वुमेन के बीच में क्या करा जाता था, भेदभाव किया जाता था। इन मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलॉन्ग लाइन्स ऑफ कास्ट। बहुत से हिस्सों में, क्षेत्रों में तो ये देखने को मिलता था कि लोगों को कास्ट के बेसिस पे, जाति पाति के तरीके से क्या कर रखा था, डिवाइड करके रखा था। कि होता है ना कास्ट सिस्टम की, भाई ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्यास हैं, फिर शूद्र हैं। तो ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज अपर कास्ट। ब्राह्मण्स और क्षत्रिय खुद को क्या कंसिडर करते थे कि भाई हम क्या हैं, हम अपर कास्ट के लोग हैं, है ना, हम अपर कास्ट के, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय अपर कास्ट के, और जो शूद्र हैं उनको क्या मानते थे, उनको तो बिल्कुल दलित, मतलब कि लो कास्ट के लोग हैं, अनटचेबल से, गंदा मानते थे उनको। ठीक है, यानी जाति पाति भेदभाव भी था, जाति सिस्टम बन गया था तो भेदभाव भी हो गई। Others such as traders and money lenders often referred to as वैश्यास। अब जो किस कैटेगरी में थे, जो व्यापारी होंगे, है ना, जो मनी लेंडर्स होंगे, उनको क्या बोलते थे, मनी लेंडर्स, उनको बोलते थे वैश्यास। किस कैटेगरी में आते थे वो, वैश्य कैटेगरी में आते थे। वर प्लेस्ड आफ्टर देम, है ना, उनको जो है पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र की कैटेगरी आती थी। क्लियर? यानी चीज़ें पहले कैसी थी, जाति पाति में भेदभाव, औरतों पर अत्याचार, मतलब औरतों को वो
फ्रीडम ना मिलना, औरतों को वो इक्वालिटी ना मिलना, पढ़ने लिखने ना देना, है ना, चाइल्ड मैरिज भी हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि पहले के हालात कैसे थे। आज तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, लेकिन ये जो बदली हुई चीज़ें हैं ये रिफॉर्म से ही आई हैं। ये जो लोगों ने, लीडर्स ने बदलाव की चाहत रखी, सोशल रिफॉर्मर ने जो सामाजिक जो चाह रहे थे बदलाव, उनकी मेहनत का नतीजा जो हमें आज देखने को मिलता है। ठीक है, चलो। Then came peasants and artisans such as weavers and potters referred to as शूद्रास। फिर उसके बाद कौन आते? उसके बाद आते भाई पीजेंट कैटेगरी के और आर्टिसन, है ना, और बुनकार हो गए, पॉटर जो पॉटरी वगैरह करते हैं ना, घड़ा वगैरह बनाने का काम करते हैं, इनको क्या बोलने लग गए? इनको शूद्र बोलने लग गए। ये किस कैटेगरी में आने लग गए? शूद्र, सबसे नीचे की कैटेगरी। At the lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean or worked at jobs that upper caste considered polluting, that is, it could lead to the loss of caste status। बिल्कुल ही निचला स्तर, लोएस्ट पॉइंट पे, मतलब इनको ऐसा माना जाता था कि ये काम क्या है, मजदूरों का काम करेंगे, है ना, मतलब ऐसे लोग हैं जो शहरों को साफ सफाई रखने का काम करेंगे, है ना, मतलब गंदे संदे उठाना, साफ सफाई करना, है ना। अपर कास्ट कंसिडर्ड पॉल्यूटिंग, जिनको अपर कास्ट क्या मानते थे कि गंदे लोग, पॉल्यूटिंग, है ना, कि गंदा संदा उठा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, गंदे लोग। दैट इज इट कुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस, है ना, जिसका मतलब ये कि कास्ट स्टेटस क्या है, अगर गंदे हैं ये है तो कास्ट स्टेटस एक बना रखा था। ठीक है, क्या करते थे? लोएस्ट रंग में, मतलब लोएस्ट बिल्कुल लेवल पे थे, दास, बिल्कुल उनको दलित माना जाता था, है ना, पॉलिटिंग माना जाता था। दैट इज इट कुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल। अगर हम बात करें अपर कास्ट की, है ना, तो जो अपर कास्ट थी वो क्या ट्रीट करती थी इन ग्रुप्स को कि भाई ये बॉटम, सबसे निचले स्तर में, यानी इनको अछूता मानती थी कि क्या कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, ये लोग कैसे, ये लोग अछूते लोग हैं। ठीक है, क्या मानती थी? इनको अछूता मानती थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने क्या देखा? हम ये देख रहे हैं अभी इंट्रोडक्शन में, हमें बताया जा रहा है कि जो चीज़ें आज हमें मिली हुई है वो पहले से बहुत अलग हैं। 200 सालों पहले हालात बहुत अलग थे। कास्ट सिस्टम था, वुमेन्स को इक्वलिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स। अब इनको जब सबसे ज़्यादा लोएस्ट माना जा रहा है तो इनको भाई टेम्पल में भी एंट्री अलाउ नहीं थी, मंदिरों में भी क्या था, इनको अलाउ नहीं था, मंदिरों में भी इनको एंट्री क्या थी, अलाउड नहीं थी। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज बाय अपर कास्ट और बाथ इन पॉन्ड्स वर अपर कास्ट बाथ। अब इनको मंदिर में एंट्री अलाउ नहीं थी, है ना। जो कुएं, जिन कुओं को अपर कास्ट के लोग यूज़ कर रहे हैं ना, जिन कुओं को अपर कास्ट के लोग यूज़ कर रहे हैं, उन कुओं को ये यूज़ नहीं कर सकते, है ना। और जिन पॉन्ड्स में अपर कास्ट के लोग नहा रहे हैं वहाँ उस तालाब में ये नहीं जा सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर यूज़ करेंगे, छुएंगे, पास से भी गुजरेंगे तो उफ, हम गंदे हो जाएंगे, हम अशुद्ध हो जाएंगे, ऐसा माना जाता था। मंदिरों में आएंगे तो अशुद्ध कर देंगे। अरे भगवान कोई भेदभाव नहीं करता। मतलब आप इंसानों को ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि मंदिर में आएंगे तो गंदा हो जाएगा, तो आप सोचो ना कितनी गलत बात है। पर ये होता था उस जमाने में, बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, आज भी कहीं ना कहीं देश के किसी ना किसी हिस्से में होता भी है, क्योंकि 100% मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कोई चीज़ होती नहीं है। दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स। इनको क्या माना जाता था? ऐसे इंसान, ऐसे ह्यूमन बींग्स बिल्कुल निचला, इन्फीरियर। ठीक है, over the 19th and 20th centuries many of these norms and perceptions slowly changed. Let us see how this happened. लगभग 19वीं और 20th सेंचुरी में देखने को मिला, 19th और 20th सेंचुरी में देखने को मिला बहुत से जो है नॉर्म्स, है ना, और जो सोच विचारधारा है, परसेप्शन से धीरे धीरे क्या हुए, बदले। ये सोच है जो नॉर्म्स है, इनमें क्या हुआ, धीरे धीरे, कब हमें देखने को मिला 19th और 20th सेंचुरी में। अब ग्रेजुअल धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे। मतलब ये जो चल रहा था अभी अत्याचार, इनको रोकने के लिए, चाहे वो वुमेन्स के लिए हो, चाहे वो लोअर कास्ट के लोगों के लिए हो, अब इनमें आ रहे थे चेंज। मतलब जो सोच है, जो सोसाइटी ने, समाज ने जो परंपराएं बनाई हुई है, अब उनको बदलने का टाइम धीरे धीरे आ रहा था। तो ये यहाँ पे ये चीज़ हुई थी 19th और 20th सेंचुरी में। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। अब जब ये बदलाव आए तो क्या करा भाई, बदलाव के लिए, चेंज के लिए कैसे काम किया गया, है ना। जो बदलाव है, हम देख रहे हैं ना कि चेंज आए 19th और 20th सेंचुरी में, तो चेंज कैसे है, उसके लिए काम किया गया। कैसे? From the early 19th century, we find debates and discussions about social customs and practices taking on a new character. Early 19th और जो है
हमने क्या देखी, अर्ली 19th सेंचुरी से हमें एक चीज़ नोटिस करी कि भाई डिबेट्स और डिस्कशन हो रहे हैं, वाद विवाद होने लग गए, बातचीत होने लग गई अबाउट सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग ऑन अ न्यू कैरेक्टर। जो समाज के कस्टम्स बनाए गए हैं, जो नीति नियम बनाए गए हैं, है ना, जो परंपराएं बनाई गई हैं, उनके रिगार्डिंग बात की गई, डिबेट होने लग गया, है ना, डिस्कशन हुआ, ताकि उस और नया चेंज आने लग गया उसमें, है ना, इट स्टार्टेड टेकिंग अ न्यू कैरेक्टर। One important reason for this was the development of new forms of communication. इसके लिए खास रीज़न क्या था? अगर जो समाज में जो चीज़ें चली आ रही हैं, धारणाएं या विचारधारा, है ना, या हम कहेंगे कस्टम ट्रेडिशन, जो भी चले आ रहे हैं, धीरे धीरे वो चेंज हुए, तो वो हुए कैसे? ये इसका रीज़न था डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, जो नए नए फॉर्म्स हुए कम्युनिकेशन के, जो उसमें बदलाव हुए, जो विकास हुए, डेवलप हुआ, उसके कारण, उसके पीछे का रीज़न ये है। फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पैम्फलेट्स वर प्रिंटेड, है ना। कम्युनिकेशन मतलब अगर कोई, मैं कुछ बदलाव चाह रही हूँ, तो मैंने क्या करी, अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई, तो ये चीज़ होने लग गई थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर मेरी बातें, मेरी विचारधाराएं, जो अवेयरनेस मैं फैला रही हूँ, जो अच्छी अच्छी बातें मैं बता रही हूँ, उसको बताऊंगी, तो लोग सुनेंगे, समझेंगे, तो कम्युनिकेशन बढ़ रहा था, डेवलप हो रहा था। कैसे बढ़ रहा था? जैसे भाई बुक्स आने लग गई, है ना, न्यूज़पेपर आने लग गए, मैगजीन्स आने लग गई, लीफलेट्स आने लग गए, पैम्पलेट्स वर प्रिंटेड, ये सब चीज़ें प्रिंट होने लगी। अब इन चीज़ों में क्या रहेगा, ये जो रिफॉर्मर, ये क्या चाह रहे हैं, जो बदलाव, तो अपनी बातें लिखेंगे, लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, अवेयर होंगे। These were far cheaper and far more accessible than the manuscripts that you have read about in class 7th. ये उससे, जो manuscript के बारे में आपने पिछली क्लास में, आपके जो पुराने ग्रेड्स थे, है ना, जब आप 7th क्लास में थे, तब आपने manuscripts के बारे में पढ़ा होगा। manuscripts क्या है? हैंड रिटन स्क्रिप्ट, है ना। manuscript क्या है? हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स है, जो हाथों से लिखी जाती है, क्योंकि मनु का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें, मनु का मतलब क्या होता है, हैंड होता है। अब हैंड रिटन स्क्रिप्ट से बेटर, बढ़िया, ये उससे कहीं ज़्यादा सस्ते और एक्सेसिबल, है ना, आराम से मिल जाएं। कौन से थे, क्या चीज़ें थी? ये पैम्पलेट्स, लीफलेट्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स एंड ऑल। क्लियर? Therefore, ordinary people could read these and many of them could also write and express their ideas in their own language. इसलिए बहुत से जो ordinary people हैं, क्या कर सकते हैं, ये जो आम इंसान है। अब अगर हम कोई बात कन्वे करना चाह रहे हैं, बात पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आम इंसान तक तो ईजिली पहुंचेगा ना। अगर हम कोई बात कन्वे कर रहे हैं, आम इंसान तक ईजिली कैसे पहुंचेगा? ये जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आए, ताकि आम इंसान इतने सारे हैं, वो आम से मतलब कह सकते हैं, उनको, वो बेचारे बहुत सिंपल ह्यूमन बींग्स हैं, उनको नॉलेज, जो अवेयरनेस किससे मिल रही है, इन्हीं चीज़ों से, ये जो मीडियम से, इन्हीं के थ्रू मिल रही है, तो वो आराम से समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। could read this and many of them could also write and express their ideas in their own language. और अगर उनमें से किसी को लगता है कि हम क्या करना चाहते हैं, अगर हमें लग रहा है समाज में जो प्रथाएं या कुछ भी उन्हें ऐसा लग रहा है गलत है, या किसी भी मैटर में अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की लैंग्वेज में अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। All kinds of issues, social, political, economic and religious, could now be debated and discussed by men and sometimes by women as well in the new cities. अब जो नए नए चेंजेस आए नए शहरों में, क्या बोल रहे हैं, हर तरीके के इशू पर बात होने लगी, किसी भी प्रकार के इश्यूज पर अब बात होने लगी, जैसे समाज से रिलेटेड, कि सामाजिक तौर पर अगर कोई बातें हैं तो उसके रिगार्डिंग डिबेट होने लग गए, बातें होने लग गई, डिस्कशन होने लग गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, या रिलीजियस, could now be debated and discussed, इन पर वाद विवाद होने लग गया, डिस्कशन होने लग गया, by men, भाई मैन लोग भी करते थे, and sometimes by women, even women's भी इस बारे में बात करती थी। in the new cities, मतलब नए नए चेंज आए, अब बातें होने लगी, डिस्कशन होने लगे कि समाज में भाई क्या हो रहा है, उसको बदलना है ना, वुमेन्स के साथ क्या हो रहा है, उसको बदलना है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी, उसको बदलना है ना, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी, उसमें चेंजेस, जो भी चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग बातें होने लगी, मैन भी करते थे, इवन वुमेन्स भी कुछ थी।
The discussions could reach out to a wider public and could become linked to movements for social change. ये जो डिस्कशन होते थे, है ना, जो बातें होती थी, could reach out to wider public, भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती थी, है ना. हम बोल रहे हैं जब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आए, जब वो पेपर पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर, मतलब वो देखेंगे, पैम्पलेट या कुछ भी ऐसा देखेंगे, तो पढ़ेंगे, जानेंगे कि भाई हाँ इस बारे में बातें हो रही है, डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, उनको भी पता चलेगा. एंड कुड बिकम लिंक टू मूवमेंट फॉर सोशल चेंज, जिसके कारण भाई सामाजिक तौर पे जो बदलाव है वो हो पाएंगे. अब जैसे मैं हूँ, मुझे कुछ अवेयरनेस फैलानी है, तो मैंने न्यूज़पेपर में भाई छपवा दिया, मैंने न्यूज़पेपर में अपना इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने छापा, तो आप पढ़ोगे, बोलेगे अच्छा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इससे बात तो सही है. तो आप क्या हुए, आप अवेयर हुए, आपको क्या हुआ, आप सोशल चेंज, जो सामाजिक चेंज चाह रहे हैं, उसमें आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा ना. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़े, चलो. These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. अब ये जो डिबेट्स हैं, जो डिबेट्स और डिस्कशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसको इनिशिएट किसने किया, इसको शुरू किसके द्वारा किया गया? तो ये जो डिबेट्स हैं, अक्सर इनिशिएट कौन करता था? या तो इंडियन रिफॉर्मर एंड रिफॉर्म ग्रुप्स, भारत के जो रिफॉर्मर या रिफॉर्मर ग्रुप, मतलब ऐसे लोग जो बदलाव चाह रहे हैं. अब जो बदलाव चाहेगा वही तो डिस्कशन करेगा, जो बदलाव चाहेगा वही तो डिबेट करना चाहेगा. मैं हूँ, मैं कुछ कह रही हूँ, आप में से अगर किसी को लगेगा कि नहीं कुछ बदलना चाहिए, कुछ चेंज चाहिए, मैम जैसा पढ़ा रही उसमें कुछ चेंज चाहिए, तो आपको बोलना पड़ेगा ना, अपनी बात कन्वे करनी पड़ेगी, चुप बैठने से तो कुछ नहीं होगा. तो ऐसे लोग जो बदलाव चाह रहे थे, जो प्रथाएं, जो समाज में चीज़ें चल रही थी, गतिविधियाँ, तो वो डिबेट करते थे. वन सच रिफॉर्मर वॉज राजा राम मोहन रॉय 1772 to 1833. उनमें से ऐसे ही एक रिफॉर्मर थे. वन सच रिफॉर्मर वॉज राजा राम मोहन रॉय. कौन थे? राजा राम मोहन रॉय. ये देखो, ठीक है. He founded a reform association known as ब्राह्मो समाज, later known as ब्राह्मो समाज in Calcutta. सभा, सॉरी, उन्होंने फाउंड करा क्या? एक एसोसिएशन. कौन सा एसोसिएशन इन्होंने फाउंड करा? जिसका नाम था ब्राह्मो सभा. उस एसोसिएशन का क्या नाम था? उसका नाम था ब्राह्मो समाज, जिसको बाद में क्या कहा गया? जिसको बाद में कहा गया ब्राह्मो समाज. कहाँ पे? कैलकाटा में. जिसको क्या नाम दिया गया बाद में? ब्राह्मो समाज. कैलकाटा में उन्होंने किया. पीपल सच एज राम मोहन रॉय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विद. लोग जैसे राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग, ठीक है, आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स. इनको क्या माना जाता था? इनको रिफॉर्मर माना जाता था, है ना. इनको क्यों रिफॉर्मर माना जाता था? बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी. रिफॉर्मर उन्हीं को तो बोलेंगे जो चेंज चाहेंगे, हु वांट चेंज, है ना, जिनको चाहिए बदलाव. वो गलत बात के लिए, सही बात के लिए, किसी के अच्छे के लिए, समाज के स्तर को ऊंचा करने के लिए बदलाव चाहिए. तो ऐसे ही थे राम मोहन रॉय. वो उनको रिफॉर्मर क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि वो चाह रहे थे चेंज की, भाई समाज में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विद. ये जो भी गलत सलत गतिविधियाँ हो रही, जो भी अन्याय हो रहा है, इनको क्या करना चाहिए? इनसे छुटकारा चाहिए. इनको क्या करने की ज़रूरत है? ख़त्म करने की ज़रूरत है. क्लियर हुआ? तो किसके बारे में हम देख रहे हैं अभी? राजा राम मोहन रॉय के बारे में, ठीक है, जिन्होंने किसको फाउंड करा था? किसके फाउंडर थे? ब्राह्मो सभा या ब्राह्मो समाज, जिन्हें हम कह रहे हैं कैलकाटा में. क्लियर? रिफॉर्मर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये चेंज चाह रहे थे सोसाइटी में, समाज में. क्लियर? आगे बढ़े, चलो. They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. वो ये मानते थे कि बेस्ट तरीका है ना, अगर ये चेंजेस चाहिए, अगर बदलाव हमें चाहिए, बदलाव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो लोग हैं उनको इस बात के लिए कन्वे करना होगा, परसुएट करना होगा कि भाई ये जो काम आप कर रहे हो, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं समाज में, ये क्या है? गलत है. तो ये जो प्रैक्टिसेस, जो ओल्ड प्रैक्टिसेस, इनको छोड़ो और न्यू वे ऑफ लाइफ को अपना, भाई नई चीज़ें जिसमें सबका भला होगा, जो अच्छा भी है समाज के लिए, उसको अपनाया जाए. ठीक है. Ram Mohan Roy was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. राम मोहन रॉय क्या थे भाई? बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके, वेस्टर्न एजुकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा वो इंटरेस्टेड थी कि भाई इसको बढ़ावा देना चाहिए. किसको? वेस्टर्न एजुकेशन के नॉलेज को बढ़ावा देना चाहिए, है ना, कंट्री में. और क्या होना चाहिए? एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन. और साथ में हम क्या करें भाई? औरतों के लिए, औरतों को आज़ादी दें, फ्रीडम दें, और उनको भी समान अधिकार मिले जैसे आदमियों को मिलता है. हमने देखा था ना, वुमेन्स को एजुकेशन नहीं मिलती, वुमेन्स को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता, तो वो अधिकार उन्हें भी बराबर मिले जैसे आदमियों को मिल रहा है. तो ये क्या चाह रहे थे? बदलाव चाह रहे थे,
है ना, कि वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे थे कि वेस्टर्न एजुकेशन का नॉलेज मस्ट है, वुमेन्स की कंडीशन कैसी हो, अच्छी हो, इक्वालिटी हो, ठीक है, उन्हें आज़ादी मिले. He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen, and not allowed to move out and become educated. क्या कह रहे हैं हमें, ठीक है. उन्होंने किस बारे में भी लिखा कि कैसे जो वुमेन्स को फोर्स किया जाता है. क्या फोर्स किया जाता है कि भाई आप क्या करो, घर में जो क्या डोमेस्टिक वर्क में है ना, जो ये काम किस पे बर्डन, कौन ये निभाएगा, ये काम किसकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है मतलब औरतों पे जिम्मेदारी है, तो वही ये निभाएंगे, ठीक है. तो उन पे जोर जबरदस्ती की जाती होगी, कहा जाता होगा ना कि पढ़ लिख कर क्या करोगी, बाहर जाके क्या करोगी, है ना, आप क्या करो भाई, आप औरत हो, आपको घर के काम करना चाहिए. डोमेस्टिक बर्डन उन पे मतलब डाला जाता है. कन्फाइंड टू दी होम एंड किचन, उनको जो है घर और किचन में ही ऐसा लगता है बस वहीं पर ही, अब वो वहीं रहेंगी, घर और किचन से वो बाहर ही नहीं निकल पाती, बस वही काम घर के और किचन के उन्हें दिए जाते हैं. एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड, उनको भाई मौका नहीं दिया जाता है, अलाउ नहीं किया जाता है कि वो क्या करें, घर से बाहर निकले और क्या बने, एजुकेटेड बने, है ना. क्योंकि उन्हें घर तक ही सीमित रखा जाता है ना, कि आप क्या औरत हो, घर पे ही रहो, क्या करना है आपको, घर में ही रहना है, घर ही चूल्हा चौका संभालना है. क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं. ये कौन है भाई, ये राजा राम मोहन रॉय. किसने पेंट करा था, पेंटेड बाय रिमेम्बरेंट पेल 1833, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय की पेंटिंग. क्लियर. चल, चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज. अब विडोज की लाइफ में कैसे चेंजेस आए, है ना, क्योंकि विडोज की भी कंडीशन सही नहीं थी, उनको सती होना पड़ता था, है ना, क्योंकि विडोज हैं, दोबारा शादी नहीं कर सकती, क्या करोगी, ठीक है भाई, हस्बैंड की चिता है उसी में जल जाओ, ऐसा होता था. राम मोहन रॉय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडो फेस इन देयर लाइफ्स. राम मोहन रॉय जो थे इस चीज़ को लेके, प्रॉब्लम से, जो कैसे थी विडोज, जो अपनी डेली लाइफ में जो विधवा औरतें थी अपनी ज़िंदगियों में, डेली ज़िंदगियों में जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, उसको लेके जो है राजा राम मोहन रॉय कहते थे, है ना, उसको मतलब देख के बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे. वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद नहीं आता था कि भाई ये जो विडो औरतें, उन्हें कैसे कैसे जो है दुख अपनी ज़िंदगी में झेलने पड़ते हैं. ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती. इन्होंने क्या शुरू किया, इन्होंने कैंपेन शुरू किया, किसके अगेंस्ट, सती प्रथा के अगेंस्ट. क्या शुरू किया इन्होंने, कैंपेन शुरू किया सती प्रथा के अगेंस्ट. राम मोहन रॉय वॉज वेल वर्स इन संस्कृत. ये किस में बेस्ट थे भाई, ये संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज, है ना. ये किस पर वेल वर्स थे भाई, पर्शियन लैंग्वेज का नॉलेज था इन्हें, संस्कृत लैंग्वेज का नॉलेज था, और जो अदर इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस का भी इन्हें अच्छा खासा नॉलेज था. किसकी बात कर रहे हैं हम, राजा राम मोहन रॉय की. इन्होंने जो है सती की प्रैक्टिस के अगेंस्ट जो क्या करा, इन्होंने कैंपेन स्टार्ट करा. अब विडोज़ के अगेंस्ट भी भाई, विडोज़ के साथ जो प्रॉब्लम थी डेली लाइफ में वो सहती थी, वो भी वो देखते थे. साथ में अच्छे खासे ज्ञानी भी थे, कह सकते हैं, उनको नॉलेज था संस्कृत, पर्शियन, अदर लैंग्वेजेस का. He tried to show through his writing that practice of widow burning had no sanction in ancient texts. वो अपनी मतलब लिखते थे, जो राइटिंग्स करते थे, उसमें वो दिखाते थे कि भाई जो विडो, जो सती प्रथा की जाती है ना, विडो बर्निंग की, भाई क्या करा जाएगा, विधवाओं को, विधवा जो है जब हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, विधवा हो जाएगी, उसको क्या करा जाएगा, जलाया जाएगा, यानी सती प्रथा. तो उन्होंने एंशियंट टेक्स्ट में वो कहते थे कि यहाँ पे तो आपकी जो किताबें हैं, टेक्स्ट है, उसमें तो कहीं भी इस प्रथा के बारे में नहीं लिखा है कि विधवा औरत को जलाया जाएगा, सती प्रथा अपनाई जाएगी. अपनी राइटिंग्स में वो मेंशन करते थे, है ना. ही ट्राइड टू शो through his writings that the practice of widow burning had no sanction in ancient text. जो ये सती प्रथा हो रही है, इसका कहीं भी भाई एंशियंट टेक्स्ट में मेंशन है ही नहीं इसके बारे में. क्लियर. चलो, by the early 19th century, as you have read in chapter 6, many British officials had also begun to criticize Indian traditions and customs. Early 19th century में देखा गया, as you have read in chapter 6, जैसे कि आपने चैप्टर 6 में पढ़ा है, क्या कह रहे हैं, Many British officials had also begun to criticize Indian traditions and customs. बहुत से जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ना, वो भी जो इंडियन कल्चर, कस्टम जो चलते थे, मतलब ये जो चीज़ें थी कि क्या है, बेसलेस, कुछ इसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा, तो इसके अगेंस्ट वो भी रहते थे, मतलब वो भी पसंद नहीं करते थे. तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी, उन्होंने भी क्रिटिसाइज, आलोचना शुरू कर दी थी कि भारत की जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशन है, ये सब क्या है ना, उनको भी पसंद नहीं आता था. They were therefore more than willing to listen to Ram Mohan, who was reputed to be a learned man. In 1829, sati was banned. अब जब वो खुद भी इस चीज़ के अगेंस्ट थे, ऊपर से राम मोहन राय भी इस चीज़ को प्रूफ करते थे कि भाई कहीं भी एंशियंट टेक्स्ट में इसके बारे में नहीं लिखा गया है, तो उन्होंने क्या करा,
जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको पसंद आता था कि भाई राम मोहन रॉय बात तो सही कह रहे हैं, उनको उनकी बातें सही लगती थी, है ना। हु वॉज रेप्यूटेड टू बी लर्न मैन, इनको माना जाता था कि भाई बड़े ही लर्न मैन है, पढ़े लिखे इंसान है, ज्ञाता है बेसिकली। इन 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। 1829 में सती प्रथा को क्या करा भाई, बैन कर दिया फाइनली, ठीक है, कि अब ये सती प्रथा जो होती है, जो औरतें खुद को आग में जलाती, इसको अब ये नहीं होगी, बैन कर दिया। द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय राम मोहन वॉज यूज बाय लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल। अब जो राम मोहन रॉय की स्ट्रैटेजी थी, क्या स्ट्रैटेजी थी कि भाई एंशिएंट टेक्स्ट के थ्रू प्रूफ करना कि यहाँ तो कहीं भी नहीं लिखा है। जब यहाँ कहीं लिखा ही नहीं तो आप ये मनगढ़ंत चीजें अपनी मर्जी से ही ला रहे हो, है ना। तो ऐसे ही जो स्ट्रैटेजी राम मोहन रॉय की, अदर बात के जो रिफॉर्मर आए जिन्होंने चेंज चाहा, उन्होंने भी सेम ये स्ट्रैटेजी तरीका अपनाया। Whenever they wish to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred text that supported their point of view. जब भी उन्हें ऐसा लगा, है ना, वो चाहा उन्होंने कि भाई हमें ये जो भी समाज में जो भी चीज़ें चल रही, गतिविधियाँ चल रही जो कि गलत है, हानिकारक है, अगर इन्हें रोकना है, इन्हें चुनौती देनी है, तो इन्हें चुनौती कैसे देते थे वो, एंशिएंट टेक्स्ट की बातें रख के, है ना। फाइंड अ वर्स, वो ऐसी बातें या सेंटेंस ढूंढते थे कि एंशिएंट टेक्स्ट में ऐसा कुछ लिखा है क्या, जो पवित्र किताबें हैं, पुरानी एंशिएंट टेक्स्ट हैं, सेक्रेड बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं, है ना, उनको यूज़ करते थे अपने व्यूज़ को सपोर्ट करने के लिए कि देखो यहाँ भी ऐसा लिखा है, जो बात हम कह रहे हैं वो चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है। तो वो भी सेम स्ट्रैटेजी अपनाने लग गए कि इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो समाज में गतिविधियाँ चल रही इसको चुनौती दे सकते हैं। क्लियर हुआ? तो सही बात है, अच्छी बात है। अब यही तो बोलना पड़ेगा कि तुम ये जो कर रहे हो ये लिखा कहाँ है, कहाँ से ला रहे हो ये सती प्रथा एंड ऑल, ठीक है। ये क्या है, एक हुक स्विंगिंग फेस्टिवल है। देखो हुक ऐसे स्किन पे ऐसे लगाया हुआ है, वैसे घूम रहे हैं, ऐसे स्विंग, झूला जैसा। देखो क्या लिखा है इसमें, इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल डिवोटीज अंडरवेंट्स अ पेक्यूलियर फॉर्म ऑफ सफरिंग एज पार्ट ऑफ रिचुअल वर्शिप। अब ये जो हुक स्विंगिंग, ये जो कॉम्पिटिशन मतलब फेस्टिवल है, इस पॉपुलर फेस्टिवल में ये क्या है, डिवोटीज, जो भाई भक्त जन है, डिवोटीज हैं, डिवोटेड होंगे, है ना, वो एक तरीके से भाई ऐसा दिखाते थे कि हम क्या करें, सफ़र कर रहे हैं। और जो हम सफरिंग है ये क्या है, ये किसका हिस्सा है, ये हमारी वर्शिप, जो पूजा कर रहे हैं, जो हम डिवोशन दिखा रहे हैं, अगर हम ऐसे सफ़र कर रहे हैं दर्द में, ये हमारे दर्द जो है, सफरिंग है, ये उसका हिस्सा है, डिवोशन का हिस्सा है ना, वर्शिप का पार्ट है। विथ हुक स्पर्स थ्रू देयर स्किन दे स्वंग देमसेल्व्स ऑन व्हील इन द अर्ली 19th सेंचुरी। अब मतलब क्या बता रहे हैं कि क्या करते थे, देखो इस तरीके से दिख रहा है ना, ये बना हुआ है, ये देखो ऐसे खुद की स्किन पे ऐसे जो हुक ऐसे डाला, छेद करके ऐसे घुसेड़ के ऐसे डाला, है ना। अब ऐसे झूल रहे थे, उसमें ऐसे व्हील बांध के ऐसे झूल रहे हैं। तो आप सोचो कितना पेनफुल होता होगा। तो इसी सफरिंग को मानते थे कि भाई यही हमारी वर्शिप है। अब क्या हुआ, व्हेन यूरोपियन ऑफिशियल्स बिगिन प्रैक्टिसिंग क्रिटिसाइजिंग इंडियन कस्टम्स एंड रिचुअल्स एज बार्बरिक, दिस वाज वन ऑफ द रिचुअल्स दैट केम अंडर अटैक। अब अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने जब ये देखा, उनको पता चलता होगा ना कि क्या क्या हो रहा है, जैसे सती सिस्टम को भी इन्होंने बार्बरिक कहा कि बार्बरिज्म है ना, बेवकूफ़ पना है इस तरीके से। तो ऐसे इन्होंने भी जब देखा तो उन्होंने इसको भी कह सकते हैं अपनी बातों में, मतलब इसको भी भाई पॉइंट आउट किया कि ये क्या है ना, इस चीज़ को भी पॉइंट आउट किया कि ये कैसा फेस्टिवल है, कैसी प्रथा है, ठीक है। तो उन्हें ये भी सही नहीं लगा, और ये सही भी नहीं है। आप स्किन में ऐसे हुक करके कहाँ कौन लेकर आया ये चीज़ें, है ना, खुद को दर्द में रख के, वो भी इतना ज़्यादा आप वर्शिप कर रहे हो। तो ब्रिटिशर्स को ये चीज़ भी पसंद नहीं आई। क्लियर? चलो, then they suggested that the practice as it existed at present was against early tradition. उन्होंने सजेस्ट करते थे, कौन लोग, ये जो हम यहाँ देखें कि जो दूसरे रिफॉर्मर थे बात की, उन्होंने भी यही तरीका अपनाया कि क्या करेंगे, कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो किताबें खोलो, किताबों में बताओ कि देखो यहाँ तो कहीं लिखा नहीं है, और प्रूफ करो, ठीक है। दे देन सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट करा कि जो प्रैक्टिस जो चल रही हैं, चाहे वो विडो रिमैरी नहीं करना हो, चाहे वो जो स्विंग फेस्टिवल, जो भी चीज़ें हैं, सती प्रथा, ये जो एट प्रेजेंट आप कर रहे हो वॉज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन। जो पुराने जो ट्रेडिशन से परंपराएं, उनके तो काफ़ी अगेंस्ट है, क्योंकि टेक्स्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, वहाँ पे तो कुछ और ही लिखा है। जो आप यहाँ करवा रहे हो या कर रहे हो, यहाँ तो ऐसा कुछ मतलब अब तो बहुत अलग है, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। अब एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही फेमस रिफॉर्मर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। उन्होंने भी किसका यूज़ करा? यही एंशिएंट टेक्स्ट का यूज़ करा,
है ना, अपनी बात रखने के लिए, सजेस्ट करने के लिए कि देखो इसमें तो मेंशन है कि जो विधवाएं हैं, विडोज हैं, वो क्या कर सकती हैं, वो रिमैरी, मतलब विधवाएं हैं वो दोबारा विवाह कर सकती हैं, दोबारा शादी कर सकती हैं। तो उन्होंने अपने टेक्स्ट के थ्रू ये प्रूफ, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि एंशियंट टेक्स्ट जो में इसमें लिखा हुआ है ये चीज़। His suggestion was adopted by British officials. उनका जो सजेशन है ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी सही लगा। एंड अ लॉ वॉज पास्ड, है ना, कानून पास किया गया 1856 में, परमिटिंग विडो रिमैरिज, है ना। ये जो कानून पास किया गया, इसमें क्या था कि भाई जो विडोज हैं, विधवा हैं, उनको दोबारा शादी के लिए वो रिमैरिज कर सकती है, उसका परमिशन उन्हें मिला है 1856 में। क्यों? क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या करा, उन्होंने वही एंशियंट टेक्स्ट ढूंढे, उसमें से उन्होंने बताया कि देखो जो बात हम कह रहे हैं वो आपकी किताबों, ये एंशियंट टेक्स्ट में तो लिखा हुआ है। तो ब्रिटिशर्स को क्या था, वो तो वैसे भी इन चीज़ों को पसंद करते भी नहीं थे, वो तो चाह रहे थे कि भाई चेंजेस आए। तो उन्होंने भी नया कानून भाई क्या कर दिया, परमिशन दे दी कि 1856 में लॉ पास करा कि विडोज जो है, विधवा शादी कर सकती है दोबारा से। Those who were against the remarriages of widow opposed विद्यासागर and even boycotted him. अब जो इस प्रथा के अगेंस्ट थे, जो रिमैरिज को पसंद नहीं करते थे कि भाई विधवाओं की दोबारा शादी हो, उन्होंने क्या करा, विद्यासागर को अपोज करा। ऑब्वियसली जो पसंद नहीं करेंगे तो अपोज तो करेंगे। एंड इवन बॉयकॉटेड हिम, इवन क्या करा, उनका बहिष्कार भी किया। ठीक है, क्या करा, उनका बहिष्कार भी किया। अब इतनी जल्दी हजम तो नहीं होता ना, बदलाव कौन एकदम से झेल पाता है। तो उन्हें चीज़ सही नहीं लगी, तो उन्होंने अपोज करा कि नहीं नहीं, ये कौन है, ये जो आए हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी तो प्रथाएं, हमारी तो रीति रिवाज है, नियम है, ये कैसे तोड़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि चलो इनका बहिष्कार कर देते हैं, तो पता नहीं कौन है, कौन सा कल्चर अपना रहे, बहिष्कार कर दिया। पसंद नहीं किया, यही तो करते थे लोग। ठीक है, चलो। We first tie them down to the pile. अब बात है, क्या कह रहे हैं, पहले तो हम उन्हें बांधते हैं। ठीक है, एक लकड़ी के जो गट्ठा है, जैसा बोलते हैं ना, लट्ठा है जैसे, उसमें बांधा जाता है। Ram Mohan Roy published many pamphlets to spread his ideas. Some of these were written as a dialogue between the advocate and critic of a traditional practice. Here is one such dialogue on sati. अभी क्या बता रहे हैं राम मोहन रॉय ने, वही जो हमने देखा था ना कि स्टार्टिंग में क्या करते थे, जो रिफॉर्मर हैं, जो सोशल रिफॉर्मर, वो अगर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिबेट्स, डिस्कशन, जो भी अपनी बातें रख रहे हैं, तो पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर के थ्रू। तो ऐसे ही इन्होंने भी बहुत से इनके पैम्पलेट्स इन्होंने उसके थ्रू अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करा। सम ऑफ दीज वर रिटन एज डायलॉग्स, कुछ तो कैसे डायलॉग्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं, जैसे दो लोग बातें करें इस तरीके से। और किसके बीच में हो रहा है वो डायलॉग, एडवोकेट और दूसरा क्रिटिक ऑफ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। दो लोगों के बीच में बात हो रही है, एक एडवोकेट और जो क्रिटिक है, जो क्या है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, प्रथाएं, इनके अगेंस्ट। हेयर इज वन सच डायलॉग ऑन सती। यहाँ पे एक भाई सती से रिलेटेड एक डायलॉग है, क्या है, एडवोकेट ऑफ सती, वुमेन आर बाय नेचर ऑफ इंफीरियर अंडरस्टैंडिंग। अब जो एडवोकेट है सती, मतलब जो सती प्रथा को मतलब प्रमोट कर रहा है ना, जिसको लगता है कि सही है, ये होनी चाहिए, तो वो जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वुमेन आर बाय नेचर ऑफ इंफीरियर अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कहा कि वुमेन्स कैसी हैं, नेचर से इनबिल्ट इंफीरियर है, उनका स्तर लेवल लो ही है। विदाउट रिजोल्यूशन, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, है ना, जिसमें क्या है, कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकती, अनवर्दी, उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और कोई ऐसे खास मतलब भरोसे के लायक नहीं बेसिकली, है ना, और दिमाग उन पे खुद है ही नहीं। Many of them on the death of their husbands become desirous of accompanying them. अब बहुत सी जो है, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती तो क्या चाहेंगी भाई, कोई इन्हें कंपनी दे, मतलब होता है ना कि अगर हस्बैंड की डेथ होगी तो क्या चाहेगा इंसान कि भाई बुद्धू है, ऐसे ही है, ये तो चाहेंगे दूसरी शादी हो जाए, मतलब दूसरा कोई मिल जाए, इस तरीके से। But to remove every chance of their trying to escape from the blazing fire in burning them, we first tie them down to the pile. अब वो क्या चाह रही हैं, वो अगर वो जलना नहीं चाहती है ना, सती प्रथा नहीं करना चाहती, तो हम उनको भागने का कोई मौका ही नहीं देना चाहते, है ना, हम उनको कोई भागने का मौका ही नहीं देना चाहते। हम क्या करेंगे, लकड़ी, हम क्या करते हैं, लकड़ी के जो लट्ठे हैं उस पर उनको बांध देते हैं ताकि वो जलती हुई आग से भाग ना पाए, है ना। होता है, भले कोई विलिंगली करे नहीं भी करे, बॉडी में ज़रा सा आपका हल्का सा, जैसे गर्म तवा रहता है, रोटी वगैरह मैं तो बनाती हूँ, सब बनाते ही होंगे, चाय वगैरह, तो कभी हल्की सी आग मतलब जल जाता है, कितनी दिक्कत होती है, 1-2 दिन तक तो जलता ही रहता है, ऊपर से फर्स्ट डे तो जलता ही रहता है उस दिन, है ना। तो सोचो आप जल रहे हो, बॉडी जलनी, जिंदा आप जल रहे हो, मर गए तो बात अलग है, जिंदा जल रहे हो। तो अगर वो भागना भी चाहती है, एस्केप भी करना चाहती है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें लकड़ी गट्ठों में से बांध देते थे कहीं वो भाग ना पाए। मतलब आप सोचो ज़रा, जिंदा इंसान जल रहा है, तड़प रहा होगा और उसको बांध दिया जाता है, सोच के भी देखो कितना पेनफुल है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, क्योंकि वुमेन्स तो खुद क्या होती है भाई, उनका दिमाग ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा ही मानते। चलो,
अपोनेंट ऑफ सती, अब जो सती के ओपोनेंट है ना, जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, जो इस चीज को अपोज कर रहे हैं, when did you ever afford them a fair opportunity of exhibiting their natural capacity? अब जो सती के अपोनेंट है वो क्या कह रहे हैं कि भाई कभी आपने उन्हें अपॉर्चुनिटी भी दी है, मौका भी दिया है कभी उन्हें खुद को प्रूव करने का, खुद के दिमाग को, स्मार्टनेस को, इंटेलिजेंस को प्रूव करने का कभी भी उन्हें कोई मौका दिया है क्या कि वो अपनी नेचुरल कैपेसिटी, कि भाई कितनी इंटेलिजेंस है, कितना नॉलेज है, वो दिखा भी पाए, कभी मौका दिया है? हाउ देन कैन यू अक्यूज दैम ऑफ वॉन्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग? फिर आप उन्हें कैसे जो है अक्यूज कर सकती हो, कैसे आप उन्हें ब्लेम कर सकते हो, है ना, कि भाई उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस तरीके से। If after instruction in knowledge and wisdom, a person cannot comprehend or retain what has been taught him, we may consider him as a deficient. But if you do not educate women, how can you see them as inferior? वो कह रहे हैं कि भाई पहले तो आप कोई मौका दे नहीं रहे हो और उसके बेसिस पे आपने कह दिया बेवकूफ़ है। मौका दो, नेचुरल कैपेसिटी प्रूफ करने का मौका तो दो। अब आप उन्हें पढ़ा लिखा रहे हो, मौका दे रहे हो, अगर उसके बावजूद भी वो उनमें नॉलेज नहीं है, उनका जो है लेवल हम कह सकते हैं कम है, इन्फीरियर है, मतलब उनको नई चीज़ें समझ में आ रही, तब भी वो क्या है, कम है, जो भी सिखाया गया उनको नहीं आया समझ में, तब ज़रूर कह सकते कि हाँ भाई इन्फीरियर है, कमज़ोर है। आप उन्हें मौका दिए बिना ऐसा कैसे कह सकते हो कि भाई वो कमज़ोर है ना? बट इफ़ यू डू नॉट एजुकेट वुमेन, अगर आप उन्हें पढ़ाओगे लिखाओगे ही नहीं तो अपनी इंटेलिजेंस, अपने दिमाग का लेवल यूज़ करने का उन्हें मौका मिलेगा कैसे? हाउ कैन यू सी देम एज इन्फीरियर? मतलब जब आप उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं रहे हो तो बिना पढ़ाई लिखाए आपने कैसे मान लिया कि भाई वो उनका लेवल कम है? मौका तो दो। वही बात होती ना, जैसे टीचर क्या बोलेगी, यार यही स्टूडेंट अच्छा है, बस यही टॉपर, यही अच्छा है, यही अच्छा है। तो यही तो बात है कि आप दूसरे स्टूडेंट्स को तो मौका दो, वो आंसर करेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। हमेशा आप उसी को बोलते हो कि अच्छा यही कर देगा, यही बताएगा, तो वो तो अच्छा ही लगेगा ना। दूसरों को चांस तो दो, चांस दिए बिना ही आपने उसको सुपीरियर, बाकियों को इन्फीरियर कह दिया, तो वही वाली बात है। क्लियर हुआ? अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने अभी तक लाइक किया कि नहीं किया? अभी तक आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया? फटाफट से क्या कर देना है आपको, लाइक और शेयर कर देना है, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर करो भाई। चलो। By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of the country. अब लगभग सेकेंड हाफ जो है सेंचुरी में किसकी? By the second half of the 19th century, 19वीं शताब्दी के लगभग सेकेंड हाफ में क्या हुआ? द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रिमैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मूवमेंट स्टार्ट हो गया किसके फेवर में कि भाई जो है विधवा लोगों की शादी होगी, विधवा लोगों को रिमैरी करने का भाई ज़रूरत है, होना चाहिए। तो अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी ये चीज़ क्या होने लगी, स्प्रेड होने लगी है ना। लोग मतलब सपोर्ट में आने लगे कि ये ज़रूरी है, होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विधवा की शादी है ना दोबारा से करानी चाहिए, तो लोग सपोर्ट में आने लगे अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। In the Telugu-speaking areas of the Madras Presidency, Veerasilingam Pantulu formed an association for widow remarriage. तेलुगु-speaking area कौन सा था? मद्रास प्रेसिडेंसी, जहाँ पे तेलुगु बोली जाती है। तो कौन जो थे? वीरासिलिंगम पंटुलू formed an association for widow remarriage. इन्होंने क्या करा? एसोसिएशन स्टार्ट करा किसके लिए? विधो रिमैरिज के लिए। क्या करा? एसोसिएशन जो है फाउंड करा, स्टैब्लिश करा, है ना, विधवाओं की दोबारा शादी के लिए। Around the same time, young intellectuals and reformers in Bombay pledged themselves to working for the same cause. और उसी सेम टाइम में भाई जो और भी लोग थे, जो यंग इंटेलेक्चुअल और रिफॉर्मर थे, कहाँ पे? बॉम्बे में। उन्होंने भी भाई खुद से वादा किया एक तरीके से, किस लिए? कि हम क्या करेंगे? सेम कॉज, सेम चीज़ के लिए काम करेंगे। मतलब जो विधवाएं हैं उनकी शादियां कराएंगे, ठीक है, ताकि उन्हें भाई दुख तकलीफ, जो ज़माने भर की जो दिक्कत है वो झेलनी ना पड़े। तो इन्होंने भी सपोर्ट करा। तो हमें ये देखने को मिला कि अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी चीज़ें बढ़ने लगी, स्प्रेड होने लगी। क्लियर? चलो। In the north, Swami Dayanand Saraswati, who founded the reform association called Arya Samaj, also supported widow remarriage. नॉर्थ में जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, नॉर्थ रीजन में जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन, जिन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन फाउंड करा था जिसका नाम क्या था? आर्य समाज। क्या नाम दिया था इसको? नाम दिया था आर्य समाज। ऑल्सो सपोर्टेड विडो रिमैरिज। जिसने क्या सपोर्ट किया था? विडो रिमैरिज, विधवा जो है पुनर्विवाह को इन्होंने सपोर्ट करा, ठीक है, कि भाई विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रिमैरिड रिमेन लो। लेकिन फिर भी जो नंबर था विधवाओं का, कि भाई अब अगर हमें ऐसा देखने को मिला कि हाँ बदलाव आया है, अब तो बहुत सारी विधवाओं की शादी होते हुए हम देखेंगे, तो नहीं, अभी भी नंबरिंग कम थी, क्योंकि एकदम से चीज़ें
थ्योरेटिकली चीज़ें होती हैं पर प्रैक्टिकली होने में तो टाइम लगता है। जैसे कानून तो बनाए कि कोई मर्डर करेगा, कोई रेप करेगा तो भाई उसको जो है उम्र कैद की सज़ा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, है ना, हैंग टिल डेथ, फांसी की सज़ा मिलेगी, लेकिन फिर भी हो रहा है काम, फिर भी लोग कर रहे हैं मर्डर और रेप, हो रहा है ना। तो ऐसे ही थ्योरेटिकली तो चीज़ें हो गई कि भाई ऐसा बन गया कानून, अब हो सकती है शादी, विडो रिमैरी कर सकती है, लेकिन फिर भी जो नंबर था वो लो था। अभी भी इतना ज़्यादा कह सकते हैं जो सोचा था वो अचीव नहीं हो पा रहा था। Those who married were not easily accepted in society and conservative groups continue to oppose the new law. अब जिनकी शादी हो गई है ना, जिन्होंने दोबारा शादी कर ली, अब कर ली तो ऐसा तो है नहीं कि समाज बोलेगा अरे वाह अच्छा करा। समाज क्या करता था, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता था। कुछ लोग भाई हो गए सोसाइटी में, समाज में, जो बोलते होंगे कि अरे देखो कैसी औरत है ना, बड़ी आई है ना, शादी कर ली, बड़ी बेकार औरत है, ऐसे ही बोलेंगे, चाल चलन खराब है, ये डायलॉग आता है ना। कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ, और जो ऐसे ग्रुप्स जो पुरानी सोच वाले जो कंजर्वेटिव लोग हैं, तो उन्होंने तो न्यू आइडियाज़ को क्या ही सपोर्ट करेंगे वो, है ना, नए कानून को क्या सपोर्ट करेंगे, नहीं करना नहीं करना, हमारे यहाँ तो ऐसा चलता है, ऐसे ही चलेगा, हम किसी के लिए अपना कानून, अपने नीति नियम नहीं बदलेंगे, ऐसे ही बोलते हैं जो ओल्ड विचारों वाले, ब्रॉड नैरो माइंडेड लोग होते हैं, कंजर्वेटिव लोग होते हैं। क्लियर। तो हमने क्या देखा, कोशिशें पूरी की गई, है ना, कानून भी पास किया गया, लेकिन उतना ज़्यादा उसका प्रभाव एकदम से नहीं देखने को मिला। रिमैरिज की जो नंबर थी वो भी लो थी, है ना, अगर किसी की शादी हो भी गई थी दोबारा से विडो की, तो उसको भी समाज ने इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करा। साथ में कंजर्वेटिव आइडियाज़ वाले लोग, उन्होंने तो वैसे भी अपोज करा, है ना, उन्होंने तो एक्सेप्ट किया ही नहीं नए कानून को। ये कौन है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती है, जिन्होंने क्या करा था, जो फाउंडर थे आर्य समाज के, है ना। इन 1875 एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म, ये इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन करा, कौन सा, जो हम बोले आर्य समाज, 1875 में, जिसमें क्या करा इन्होंने कि हिंदुइज्म, है ना, उसको क्या करने के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस लाए ताकि उसमें कुछ बदलाव आए, जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए। तो इन्होंने रिफॉर्म जो एसोसिएशन बनाया आर्य समाज, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्लियर। चलो, गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल, अब लड़कियों ने क्या है भाई, स्कूल जाना शुरू कर दिया था, है ना, गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल। Many of the reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. बहुत से जो रिफॉर्मर थे उन्हें, उनका ये मानना था कि क्या, felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. अगर क्या करना है, अगर क्या करना है हमें कि अगर एजुकेशन, मतलब अगर वुमेन्स की या गर्ल्स की कंडीशन को अपलिफ्ट करना है ना, उनकी स्टेटस को ऊंचा करना है, उनको अच्छा करना है, तो क्या ज़रूरत है, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब लड़कियों को क्या मिले, एजुकेशन मिले, गर्ल्स को क्या मिले, एजुकेशन मिले, ठीक है, तभी उनकी जो आज हालत है, जो स्थिति है, वो इम्प्रूव हो सकती है। विद्यासागर इन कैलकटा एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स। अब विद्यासागर जो थे कैलकटा में, और जो बहुत से अदर रिफॉर्मर्स थे, है ना, बॉम्बे में, उन्होंने सेट करा गर्ल्स के लिए स्कूल, उन्होंने क्या करा, गर्ल्स के लिए स्कूल सेटअप करा। When the first schools were opened in the mid-19th century, many people were afraid of them. जब क्या हुआ, अब ठीक है, ये तो सोच लिया कि स्कूल्स जो है बनने चाहिए लड़कियों के लिए, अगर जो एजुकेशन होगी तभी जाके लड़कियों की कंडीशन अपग्रेड होगी, अपडेट होगी, मतलब इम्प्रूव होगी। अब स्कूल्स क्या है, स्कूल्स बनाए गए। जब पहले स्कूल्स बने, है ना, मिड-19th सेंचुरी में, बहुत से जो पीपल, जो लोग थे इस चीज़ को लेके मतलब डरे हुए थे, बहुत से लोग क्या थे, डरे हुए थे। ये कौन है, ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। बहुत से लोग क्या थे, इस चीज़ को लेके डरे हुए थे। कैसे, क्यों, देखते हैं। They feared that schools would take girls away from home, prevent them from doing their domestic duties. उनको ये लगता था, वो ये मानते थे कि जो स्कूल्स हैं वो क्या करेंगे, गर्ल्स को उनके घरों से दूर कर देंगे। अगर लड़कियां स्कूल पढ़ने जाएंगी तो घर से वो क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, है ना। प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज, घर के जो काम है वो काम करने की जिम्मेदारी, फर्ज किसका होता है, लड़कियों का होता है, तो वो नहीं करेंगी, है ना। Moreover, girls had to travel through public places in order to reach school. अब इसके साथ ये भी देखा गया कि जो लड़कियां हैं उनको क्या करना पड़ेगा भाई, पब्लिक प्लेसेस से जाना पड़ेगा, स्कूल जाना है तो पब्लिक प्लेसेस से होते हुए जाना पड़ेगा जहाँ पे लोग रहेंगे। तो ये भी डर था, है ना, एक डर था कि घर से दूर हो जाएंगी, घर के काम कौन करेगा, फिर लोगों के बीच से होते हुए जाएगी, उसका डर अलग। Many people felt that this would have a corrupting influence on them. बहुत से लोग उनमें से जो थे वो ये मानने लग गए थे कि इसके कारण क्या होगा, उनमें गलत असर पड़ेगा, है ना, इस चीज़ का असर उनमें, लड़कियों में गलत पड़ सकता है।
दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस, उन्हें ये लगा, उन्होंने फील करा कि जो लड़कियां हैं उनको क्या करना चाहिए भाई, पब्लिक स्पेसेस से लड़कियों को दूर रखना चाहिए, उन्हें लगा। Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers और husbands. इसीलिए throughout the 19th century, है ना, 19वीं शताब्दी में देखने को मिला, बहुत सी जो वुमेन्स हैं उनको एजुकेशन कैसे मिली, घर पे, है ना, उनको पढ़ाई लिखाई तो कराएगी लेकिन घर पे कौन पढ़ा रहा है, जैसे उनके पापा ने पढ़ा दिया, है ना, अगर मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड्स ने पढ़ा दिया, मतलब उनको जो एजुकेशन है उन्होंने घर में ही एजुकेशन ली। क्लियर, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं, क्यों, क्योंकि स्कूल्स तो सेटअप हो रहे थे, लेकिन मानना ये था कि लड़कियां बाहर जाएंगी तो उन पे बाहर की हवा लग जाएगी, बेसिकली यही डायलॉग होता है ना, चार लोग के बीच से होते हुए जाएगी, लोग देखेंगे, है ना, घर से दूर हो जाएंगी, फिर घर के काम नहीं करेंगी, भाव बढ़ जाएंगे, यही सब बातें होती है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें जो भी एजुकेटेड वुमेन देखने को मिलती हैं थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई कैसी करी है, मोस्ट जो ज़्यादातर घर में, है ना, या तो उनके हस्बैंड या तो उनके फादर ने उन्हें पढ़ाया, एजुकेट किया। आगे बढ़े, चल। समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्व्स, कई बार तो वुमेन्स ने खुद ही से पढ़ाई करी, है ना, जैसे मैं हूँ, मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मुझे स्कूल नहीं भेजा जा रहा, तो मैंने खुद से ही पढ़ाई करी, खुद से जैसे तैसे भाई ढूंढा, बुक से पढ़ा, जो मुझे समझ में आया मेरे अकॉर्डिंग, मैंने पढ़ने की इच्छा थी तो मैंने खुद से पढ़ाई की। Do you remember what you read about Rashundari Devi in your book Social and Political Life last year? आपको क्या याद है, क्या आपको रिमेंबर है कि भाई आपने किसके बारे में पढ़ा था, रशुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था आपकी सोशल साइंस की बुक में, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर, यानी क्लास 7th में। कब पढ़ा था? क्लास 7th में, सिविक्स पढ़ा था, याद करो, रशुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था कि भाई मैरिड थी वो, है ना, उनके ज़माने में ऐसा माना जाता था कि औरतें पढ़ेंगी लिखेंगी तो क्या होंगी भाई, विधवा ना हो जाए, है ना, विधवा होने का कारण बनेंगी, ऐसा माना जाता था। तो उनको पर पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था, बहुत जज्बा था, तो रात में बैठ के भाई, है ना, मोमबत्ती की रोशनी में बैठ के रात में पढ़ती थी, खुद से जैसे तैसे उन्होंने पढ़ना सीखा, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह ढूंढी, बच्चे की किताब से अल्फ़ाबेट्स मैच करके उन्होंने खुद से ही पढ़ना लिखना सीखा, है ना, घर के काम भी करना और पढ़ना लिखना भी। She was one of those who secretly learned to read and write in the flickering light of candles at night. वो उनमें से एक थी जो भाई चुपके से पढ़ती थी, चुपके से इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, कहाँ पे भाई, मोमबत्ती की रोशनी में, रात में मोमबत्ती की रोशनी में उन्होंने खुद से ही पढ़ना लिखना सीखा। In the latter part of the century, schools for girls were established by Arya Samaj in Punjab and Jyoti Rao Phule in Maharashtra. बाद में भाई ये देखा गया, स्कूल्स जो हैं किसके लिए, गर्ल्स के लिए स्टैब्लिश किए गए, बनाए गए, किसने बनाए, जैसे आर्य समाज ने बनाया पंजाब में, है ना, ज्योति राव फूले ने बनाया महाराष्ट्र में। In aristocratic Muslim household in North India, women learned to read the Quran in Arabic. अब जो ऐसी मुस्लिम फैमिलीज है ना, जो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स से कंजर्वेटिव, तो वहाँ पे भी जो कुछ जगहों पे भी ऐसा, जो ऐसी फैमिलीज थी, धीरे धीरे चेंजेस हो रहे थे। तो नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जो औरतें हैं उन्होंने कैसे पढ़ना सीखा, कुरान से, कुरान में अरेबिक लिखी रहती तो उसके थ्रू उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब औरतों की पढ़ाई लिखाई, अभी तक हम विडो जो है मैरिज या जो हम देख रहे थे सती प्रथा, अब पढ़ाई लिखाई कि कैसे कैसे इनका लेवल अपग्रेड हो रहा था, वुमेन्स खुद से पढ़ रही थी या कुरान जो भी जिससे भी पढ़ रही थी, धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीख रही थी। क्लियर, चल। They were taught by women who came home to teach. अब इनको कौन पढ़ाता था, जैसे मुस्लिम्स फैमिली का देख रहे हैं कि कुरान से जो है अरबिक सीख रही हैं, है ना, पढ़ रही हैं, पढ़ना लिखना एटलीस्ट सीख रही हैं, तो इनको कौन पढ़ाता था, इनके घरों में औरतें ही आती थी इनको पढ़ाने के लिए। Some reformers such as Mumtaz Ali reinterpreted verses from Quran to argue for women's education. अब कुछ लोग थे, जैसे कौन थी, किन के बारे में बात हो रही, मुमताज़ अली के बारे में बात हो रही। तो मुमताज़ अली कौन थी, उनमें से एक थी जिन्होंने कुरान से क्या करा भाई, कुरान से वर्सेस उठाई, है ना, ऐसे जो उनमें उनके इसमें जो भी लिखा होगा किससे रिलेटेड, वुमेन्स के एजुकेशन से रिलेटेड, है ना, उन्होंने उन वर्सेस को उठाया, उसके थ्रू उन्होंने प्रूफ करा कि देखो भाई यहाँ लिखा है या जो भी है ना, जैसे हमने देखा था राम मोहन रॉय ने करा कि वर्सेस जो भी सेंटेंस को उठाया उसके थ्रू उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने भी किया। The first Urdu novels began to be written from the late 19th century. जो पहली उर्दू नॉवेल्स है उस जमाने में कब स्टार्ट हुई, लेट 19th century में। ठीक है, अब उर्दू नॉवेल्स भी आने लग गई। Amongst other, these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand. अब
अदर थिंग्स को भी लेकर हम बोलें, दीज वर मेंट टू इनकरेज वुमेन्स, ये किसके लिए थी भाई, वुमेन्स को इनकरेज करने के लिए, टू रीड अबाउट रिलीजन, ताकि भाई क्या हो, औरतें धर्म कर्म के बारे में भी जाने, है ना, डोमेस्टिक मैनेजमेंट के बारे में भी जाने, है ना, इन अ लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड, मतलब ऐसी भाषा में जो खुद वो समझ पा रही है, उन भाषाओं में घर के काम काज हो गए, है ना, घर के काम काज के साथ साथ भाई रिलीजन से रिलेटेड, डोमेस्टिक मैनेजमेंट, जो भी चीज़ें वो भी वो सीखें, पढ़ाई लिखाई भी करें, लिखना पढ़ना भी सीखें, और ये सारी चीज़ें भी उसके साथ रहे। क्लियर? ये क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ हिंदू महिला विद्यालय, ये हिंदू महिला विद्यालय है 1875 का, उसके क्या है, स्टूडेंट्स हैं। When girls' schools were first set up in the 19th century, it was generally believed that the curriculum for girls ought to be less taxing than that for boys. अब ये जो गर्ल्स स्कूल्स हैं, ये 19th सेंचुरी में सेटअप हुआ था। इट वॉज जनरली बिलीव दैट, मतलब जनरली माना जाता था, क्या माना जाता था, कि जो पाठ्यक्रम करिकुलम जिसमें सिलेबस वगैरह होता है ना, कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कंटेंट, माना जाता था कि कैसा हो, ought to be less taxing than that of boys, मतलब बॉयज से थोड़ा सा चीज़ें रिलीव्ड हो, अलग हो, ईजी, इस तरीके से समझ लो। The Hindu Mahila Vidyalaya was one of the first institution to provide girls with the kind of learning that was usual for boys at that time. लेकिन जो हिंदू महिला विद्यालय इंस्टीट्यूशन था, क्या था, हिंदू महिला विद्यालय, है ना, ये क्या था, ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसने क्या करा, जिसने ठानी कि भाई हम क्या करेंगे, जैसी पढ़ाई लिखाई, जो करिकुलम लड़कों का है वही लड़कियों का भी होगा, ऐसा नहीं कि लड़कियों को इजी नहीं, जो लड़के पढ़ रहे हैं वही लड़कियों को भी पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा पहला इंस्टीट्यूशन ये था। स्टूडेंट्स, ये जो बैठे हुए ना, स्टूडेंट्स है हिंदू महिला विद्यालय के 1875। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है भाई? ठीक है, बढ़िया, सब आया समझ में। हम क्या देख रहे हैं अब, एजुकेशन से रिलेटेड, कि वुमेन्स में भाई चाहे वो खुद से पढ़े, चाहे पेरेंट्स से पढ़े या चाहे हस्बैंड से पढ़े, खुद से पढ़ लिख रही हैं। ठीक है, एजुकेशन जो है स्प्रेड की जा रही है, वुमेन्स को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, चाहे घर में औरत आके पढ़ाए। ठीक है, चलो, वुमेन राइट अबाउट वुमेन। अब जो वुमेन्स है, वुमेन्स के बारे में ही लिख रही है ना, जो औरतें हैं, जो वुमेन्स है, किसके बारे में लिख रही, वुमेन्स के बारे में ही लिख रही। कैसे? From the early 20th century, Muslim women like the Begums of Bhopal played a notable role in promoting education among women. अब हम बोल रहे थे वुमेन्स जो है, वुमेन्स के बारे में, तो वुमेन्स जो हम कह रहे हैं, फ्रॉम दी अर्ली 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में ये देखा गया कि जो मुस्लिम वुमेन्स थी, कहाँ की, जैसे बेगम हो गई भोपाल की, प्लेड अ नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वुमेन। औरतों में भाई शिक्षा, एजुकेशन को प्रमोट करने में इनका क्या था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल था, कि भाई औरतों को क्या मिले, एजुकेशन मिले। कौन थी भाई, जो बेगम्स थी भोपाल की, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़, इन्होंने अलीगढ़ में भाई लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल, जो छोटे बच्चों के लिए होता है ना, वो ओपन करा। Another remarkable woman, Begum Rokeya Sakhawat Hussain, started schools for Muslim girls in Patna and Calcutta. अब ऐसे एक another remarkable woman, कौन थी, क्या नाम था इनका, बेगम रोकेया सखावत हुसैन थी। स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स, इन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के स्कूल शुरू किया पटना और कैलकाटा में। कब? पटना और कैलकाटा में इन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए क्या करा, स्कूल ओपन करा। She was a fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women. मतलब ये किस चीज़ के बारे में कहती थी, मतलब बिल्कुल फेयरलेसली, बिना डरे अपनी बात रखती थी कि ये जो रिलीजियस लीडर है, जो धार्मिक धर्म, हर धर्म में होते हैं ना कुछ लीडर्स, मौलाना, पंडित, है ना, जो भी मौलवी जो भी हो गए, ये क्या है, ये इन्हीं के कारण सब कुछ है। ये जो औरतों की कंडीशन आज समाज में है कि इनको कम समझा जा रहा है और आदमियों का स्तर ऊपर है, तो ये सब कौन है, किसके कारण है, ये रिलीजियस लीडर्स के ही कारण है, जो आज हमको औरतों को समाज में कम समझा जाता है, निचले स्तर का समझा जाता है। क्लियर? चलो, By the 1880s, Indian women began to enter universities. Some of them trained to be doctors, some became teachers. 1880s में देखा गया कि बहुत सी जो इंडियन वुमेन है वो क्या करी भाई, यूनिवर्सिटीज जाने लगी, विश्वविद्यालयों में भाई पढ़ने लिखने जाने लगी। ठीक है, some of them trained to be doctors, some became teachers. कुछ क्या बन गई, कुछ डॉक्टर्स बनी, कुछ क्या बनी, टीचर्स बनी। मतलब अब पढ़ाई लिखाई होने लग गई, बिल्कुल बिना डरे अपनी बातें रखी जाने लगी, स्कूल्स वगैरह ओपन होने लग गए। ठीक है, Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society. बहुत सी जो वुमेन हैं उन्होंने लिखना चालू किया, है ना, और पब्लिश करना चालू करा अपने जो व्यूज़ हैं, है ना, आलोचक व्यूज़, जो समाज में औरतों की स्थिति है, जो स्तर है ना, जो उन्हें जो प्लेस उनके लिए है, उनके रिगार्डिंग ये लोग क्या करने लगे, अपने व्यूज़ रखने लग गए, है ना,
आलोचना करने लगे खुल के, बिल्कुल जैसे हमने देखा ना कि अभी रोकेया सखावत, उन्होंने क्या करा, बिल्कुल खुल के अपने व्यूज रखे कि ये जो भी आज औरतों की कंडीशन है, जो औरतों को इन्फीरियर समझा जा रहा है, तो वो इन्हीं लोगों के कारण है, ये रिलीजियस लीडर लोगों के ही कारण है। क्लियर? ताराबाई शिंदे, अ वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना, पब्लिश्ड द बुक स्त्री पुरुष तुलना। ताराबाई शिंदे थी जो अ वुमेन थी, एजुकेटेड एट होम, पूना मतलब इन्होंने घर में पढ़ाई लिखाई की थी। जो भी वुमेन्स हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ज़्यादा करके खुद से पढ़ी लिखी हैं, घर में पढ़ रही हैं। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम क्या था, स्त्री पुरुष तुलना। बुक का क्या नाम था, किताब का नाम था कि भाई स्त्री और पुरुष में तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन। किसके बीच में कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन जो हो रहा है मैन और वुमेन। क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, मैन डोमिनेंट सोसाइटी। ये एक तरीके से जो बुक इन्होंने लिखी है कि स्त्री पुरुष तुलना, मतलब औरत और आदमी में क्या हो रही है, तुलना की जा रही, कंपैरिजन किया जा रहा है, डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है कि भाई सोसाइटी कैसी है, ज़माना है, समाज है, मैन डोमिनेंट सोसाइटी, मतलब जिसमें मैन क्या कर रहा है, आदमी क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, हावी हो रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि कैसे जो है सोशल डिफरेंस है बिटवीन किसके, मैन और वुमेन, किसके बीच में, आदमी और औरतों के बीच में क्या है, सोशल डिफरेंस है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? तो इन्होंने क्या बोला, स्त्री पुरुष तुलना में क्रिटिसाइज किया, अपनी बात रखी कि कैसे आदमी और औरत में भेदभाव किया जाता है। चलो, पंडिता रामाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। पंडिता रामाबाई क्या थी, ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की, है ना, संस्कृत की भाई अच्छी नॉलेज थी इन्हें, तो इनको इसलिए पंडिता बोला जाता था। ये है पंडिता रामाबाई, ठीक है। दैट हिंदुइज्म फेल्ट दैट, उन्हें क्या लगा, दैट हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन एंड रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। इन्होंने इस चीज़ पे लिखा कि जो हिंदू कास्ट है ना, वुमेन्स के लिए सही नहीं, मतलब वुमेन्स के प्रति वो लोग क्या है, वो इक्वालिटी, वो फ्रीडम वुमेन्स को नहीं मिलती, कंडीशन अच्छी नहीं है ना, बहुत कुछ सहना पड़ता है वुमेन्स को, ठीक है। इन्होंने लिखा कि कैसी जो माइजरेबल लाइफ्स है, कैसी जो बुरी से बुरी, बद से बदतर हालात हैं जो जीती हैं अपर कास्ट की हिंदू वुमेन्स, कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब, ठीक है। फेल्ट दैट, उन्हें वो मानती थी कि जो हिंदुइज्म है वो कैसा है, ऑप्रेसिव है टुवर्ड्स वुमेन, मतलब वो तो ठीक है जो भी जैसा है, लेकिन औरतों के लिए सही नहीं, औरतों के लिए क्या है, ऑप्रेसिव है। तो उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा, बुक में क्या लिखा, अबाउट द माइजरेबल लाइफ्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन, जो अपर कास्ट की हिंदू वुमेन्स है उनकी लाइफ के बारे में, कि भाई कितना ज़्यादा वो सहती हैं। She founded a widow home at Pune to provide shelter to widows. इन्होंने क्या ढूंढा भाई, जो है विधवाओं के लिए घर, है ना, शेल्टर टू विडोज, जो विधवाओं के लिए घर इन्होंने ढूंढा, जो किसके लिए था, विडोज के लिए, विधवाओं के लिए शेल्टर था, बनाया, मतलब फाउंड करा कि जिसमें जो है विधवा औरतें रहेंगी। भाई जो विधवा हो जाती, समाज क्या करता है, उनको कहीं आने जाने नहीं देता, है ना, उनको अशुभ माना जाता है कि अरे ये लोग आ जाएंगी, किसी अच्छे इवेंट में चली गई तो भाई सत्यानाश, ऐसा माना जाता था, या तो बोलते थे सती हो जाओ, है ना, जो हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव्स। ऐसी औरतें भाई जिनके अब हस्बैंड की डेथ हो गई, वो तो विधवा हो गई, अब जो रिलेटिव है, जो रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, तो ऐसी औरतें जो परेशान है, प्रताड़ित होती है अपने ससुराल वालों से, इन लॉ से, हस्बैंड के रिलेटिव से, हस्बैंड की डेथ के बाद, तो उनके लिए शेल्टर था कि भाई आप आके यहाँ रहिए। Here women were trained so that they could support themselves economically। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ आके रहिए, यहाँ पे औरतों को ट्रेनिंग दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि औरतें क्या कर सके भाई, खुद को इकोनॉमिकली, मतलब औरतें इंडिपेंडेंट बन सके, है ना, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन सके, मतलब कुछ कमा सके, कुछ स्किल सीखें, कमाएं और खर्चा चलाएं, है ना, ऐसा नहीं कि बस यहाँ आके रह रही है। तो ये अच्छी बात थी कि पढ़ा, मतलब आपको जगह भी मिल रही है, लेकिन साथ में आप कुछ सीखो ताकि आप खुद से कमा पाओ, खुद के पैरों पे खड़े हो पाओ। क्लियर? चलो, तो किसने किया था ये, पंडिता रामाबाई ने। नीडलेस टू से ऑल दीज मोर देन अलार्म द ऑर्थोडॉक्स। अब ऑल दिस मोर देन अलार्म द ऑर्थोडॉक्स, मतलब ये तो ठीक है कह रहे हैं, लेकिन इसके कारण जो ऑर्थोडॉक्स, जो पुराने आइडियाज को सपोर्ट करते थे भाई, वो तो इसके अगेंस्ट बोलेंगे। फॉर इंस्टेंस मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल दैट हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज। अब जो इस चीज़ के ऑलरेडी अगेंस्ट थे, है ना, जिनसे रहा नहीं जा रहा था, जिनको आ रहा था गुस्सा कि ये क्या हो रहा है, ये अपनी मर्जी से कुछ भी हो रहा है, ये औरतें आजकल ज़्यादा ही बोलने लग गई हैं ना, ज़्यादा ही औरतें इंडिपेंडेंट की बातें कर रही हैं, इंडिपेंडेंट रहने की बातें कर रही हैं, है ना, कमाने धमाने की बात कर रही हैं, किताबें लिख रही हैं। तो जो पुरानी सोच वाले, तो उन्हें तो सही लगेगा नहीं कि हवा में उड़ रही, देखो ये तो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर अपना रही है, जो हमारी इंडियन वैल्यूज़ है उनको सबको तोड़ रही है, उनका सत्यानाश कर रही है। ऐसे ही मानेंगे ना कि देखो हवा में उड़ रही है, बेसिकली ये डायलॉग है जो हम बोलते हैं।
फॉर इंस्टेंस मैनी हिंदू नेशनलिस्ट, बहुत से जो हिंदू नेशनलिस्ट है वो फील करने लग गए कि जो हिंदू वुमेन्स है वो क्या अडॉप्ट करी, वेस्टर्न वेज, है ना, दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड इरोड फैमिलीज वैल्यू, जिसके कारण क्या हो रहा है हिंदू जो कल्चर है वो क्या हो रहा है, करप्ट हो रहा है, जो हिंदू कल्चर है वो खत्म हो रहा है, बेकार हो रहा है ना, और फैमिली वैल्यूज भी गिर रही हैं, जो परिवार का एक स्तर है, जो परिवार की जो रिस्पेक्ट बनी हुई है ना, जो समाज में इज्जत है वो गिर रही है। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वर ऑल्सो वरिड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस। अब जब हिंदूज हैं तो मुस्लिम्स क्यों पीछे रहे, वो लोग तो वो भी चिढ़ने लग गए, वो भी नाराज होने लग गए, मतलब उनको भी गुस्सा आती थी इस चीज़ को लेके कि भाई ये जो हो रहा है ना, ये जो पढ़ने लिखने जा रही है लड़कियां, घर से बाहर जा रही हैं, पढ़ रही, किताबें लिख रही, गलत है ना, उनको भी चीज़ जो बदलाव हो रहे थे उसका भी उनको भी पसंद नहीं आ रहा था। As you can see, by the end of the 19th century, women themselves were actively working for reform. आप जैसे कि देख सकते हैं जब 19th century almost end हो रहा था, women themselves were actively working for reform. वुमेन्स हैं वो भी बदलाव के लिए क्या करने लगे भाई, एक्टिव तरीके से काम करने लगे, उन्हें भी बदलाव के लिए क्या करने लगे, काम करने लगे कि भाई बदलाव होना जरूरी है। क्लियर? They wrote books, edited magazines, founded schools and training centers and set up women's association. हमने देखा कि भाई औरतें जब इतना सब कुछ अच्छे अच्छे काम कर रही थी, तो चाहे हिंदू ऑर्थोडॉक्स लोग हों या मुस्लिम्स, वो लोग को हजम नहीं हो रहा था बेसिकली, लेकिन औरतों को ये समझ में आ गया था कि हमें अगर अपनी बात रखनी है, हमें हमारे समाज में हमारे स्तर को बढ़ाना है, तो हमें अपनी बात कन्वे करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। तो उन्होंने किताबें लिखना शुरू करा, है ना, मैगजीन्स वगैरह, है ना, फाउंडेड स्कूल्स खोल लिए, ट्रेनिंग सेंटर्स खोल लिए, जैसे हमने देखा ना स्कूल्स बनाया पटना कैलकाटा में, या पंडिता रामाबाई ने हमने देखा कि इन्होंने जो है शेल्टर दिया विडोज वुमेन को और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने का काम किया। ठीक है, एंड सेटअप वुमेन्स एसोसिएशंस। और क्या सेटअप करे, वुमेन्स एसोसिएशंस, औरतों का संघ, कि भाई औरतों का ग्रुप रहेगा, संघ रहेगा, तो कुछ होगा तो वो साथ में मिलकर उस चीज़ को डील करेंगी। From the early 20th century, they formed political pressure groups to push through laws for female suffrage, the right to vote and better healthcare education for women. क्या कहने लग गए अर्ली 20th सेंचुरी में, उन्होंने क्या फॉर्म करा, पॉलिटिकल प्रेशर बनाने लगे कि हमें क्या मिले, वुमेन को क्या मिले भाई, वोट देने का अधिकार मिले, और उनको बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन मिले औरतों को। ठीक है, इस चीज़ को लेके बात करने लग गए, मतलब कि हमें भी वोटिंग का अधिकार मिले, हमारी भी क्या हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमें मिले, साथ में क्या मिले, एजुकेशन मिले वुमेन्स को। ठीक है, Some of them joined various kinds of nationalist and socialist movement from the 1920s. मतलब अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमारा स्तर ऊंचा कैसे होगा, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए, हमें इक्वल राइट भी मिलना चाहिए, हमें इक्वल राइट टू वोट भी मिलना चाहिए। मतलब ऐसा क्यों कि मैं नहीं वोट दें, हम भी वोट देंगे, हम भी अपने नेता को चुनेंगे। ठीक है, तो अब उन्होंने बहुत से काइंड्स ऑफ जो नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट, बहुत से जब आज़ादी के टाइम पे नेशनल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट हुए थे, उस पर अब ये लोग भी पार्टिसिपेट करने लग गई थी। कब? फ्रॉम दी 1920s। मतलब ये लोग भी अब पूरा अपना योगदान दे रही थी, जैसे मैन देते थे, ये भी अपना इंपॉर्टेंट रोल दिखाने लगी थी, भाई हम भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो, In the 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demand for greater equality and freedom for women. 20th century में जैसे कौन थे जो लीडर्स थे, कौन से लीडर्स हम कहेंगे, लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू हो गए, है ना, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन्होंने अपना सपोर्ट दिया टू डिमांड फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। औरतों को क्या मिले भाई, औरतों को आज़ादी मिले, फ्रीडम मिले, है ना, इक्वालिटी मिले। मतलब इन्होंने बोला कि ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की इन्होंने भी कहा कि बात सही है, औरतों को भी एक समान अधिकार मिलना चाहिए, औरतों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। नेशनलिस्ट लीडर्स प्रॉमिस that there would be full suffrage for all men and women after independence. जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने क्या करा, प्रॉमिस करा इन औरतों को, क्योंकि ये लोग अपनी डिमांड करने लग गई थी कि भाई अब हमें भी हेल्थ केयर फैसिलिटी या इक्वल राइट या फ्रीडम चाहिए, है ना, वोट देने का अधिकार भी चाहिए। तो नेशनलिस्ट ने इनसे प्रॉमिस करा कि हम आपकी जो डिमांड है राइट टू वोट की, हम इसे भी पूरी करेंगे, जैसे ही हमें आज़ादी मिलेगी तो आपको भी भाई मौका मिलेगा, आप भी वोट दे पाएंगे, आपको भी आज़ादी मिलेगी। However, till then they asked women to concentrate on the anti-British struggles. लेकिन तब तक उन्होंने कहा कि आप क्या करें, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम सब मिलकर जो मुहिम छेड़ रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, इस पर आप क्या करें, हमें सपोर्ट करें। जैसे ही हमें आज़ादी मिलेगी हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको भी इक्वालिटी और फ्रीडम मिलेगा और राइट टू वोट भी। क्लियर? चलो, वंस अ वुमेन्स हस्बैंड हैज डाइड। अब स्त्री पुरुष तुलना जो है इसमें ताराबाई शिंदे क्या लिख रही है ना, स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे क्या लिख रही, तो ताराबाई शिंदे जो लिख रही है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है। उससे पहले आप क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो।
उससे पहले क्या कर दीजिए, आप लाइक शेयर कर दीजिए, फिर ताराबाई शिंदे जो कह रही है उसको हम अच्छे से बहुत इत्मीनान से क्या करेंगे, समझेंगे। जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई वुमेन्स धीरे धीरे अपने लेवल को खुद से ही, है ना, अपने दम पे अपग्रेड कर रही हैं, एकजुट होके एसोसिएशन बना रही हैं, है ना, ट्रेनिंग दे रही हैं एक दूसरे को। हमने देखा ना वुमेन फॉर वुमेन, इस तरीके से स्कूल्स खोल रही हैं, जो कर सकती हैं वो ये सब काम कर रही हैं, है ना, अपने अधिकार की बातें कर रही हैं कि भाई हमें भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, इक्वल राइट्स हो, है ना, वोट देने का अधिकार मिले। क्लियर? तो चलो कर दिया लाइक शेयर। अब देखते ताराबाई शिंदे, वो जो हमने देखा था ना, स्त्री पुरुष तुलना, इन्होंने जो है बुक लिखी थी जिसमें स्त्री और पुरुष की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है, कंपैरिजन मैन एंड बिटवीन मैन एंड वुमेन, है ना। इन हर बुक स्त्री पुरुष तुलना, अपनी बुक में जो क्या थी, स्त्री पुरुष तुलना, किसकी बुक थी ये, ताराबाई शिंदे की। किसकी बुक थी ये, ताराबाई शिंदे की बुक थी। वो लिखती हैं, Isn't a woman's life as dear to her as yours is to you? It's as if a women are meant to be made of something different from men altogether, made from dust from earth or rock or rusted iron, whereas you and your lives are made from the purest gold. अब वो कह रही हैं कि भाई जैसे तुमको, आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, जैसे आपको अपनी ज़िंदगी अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, तो क्या औरत को अच्छी नहीं लगेगी, है ना। Isn't a woman life as dear to her as yours to you? जैसे आपकी ज़िंदगी आपको प्यारी है, ऐसी क्या औरतों को अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है क्या? It's as if women are meant to be made of something different from men altogether. मतलब ऐसा, ये तो ऐसा माना जा रहा है कि जैसे औरतें कुछ अलग ही चीज़ों से बनी है और आदमी कुछ अलग ही तत्वों से बना है, ऐसा है क्या? ये तो रियलिटी यही ना कि आदमी औरत, भाई ऐसा तो कुछ है नहीं कि अलग तरीके से बने, एक ही चीज़ से बने। भाई 9 मंथ पेट पे रहते हैं, है ना, उसके बाद जो बर्थ होता है उनका यही सेम है, एक नाकें दो आंखें, यही रहता है ना। मेड फ्रॉम डस्ट फ्रॉम अर्थ और रॉक और रस्टेड आयरन, है ना, ये बोल रहे हैं कि जैसे औरतें किससे बनी है ना, अर्थ से, मिट्टी या रॉक से बनी हुई है ना, या आयरन से बनी हुई है, रस्टेड आयरन, ऐसा कुछ है क्या। Whereas you and your lives are made from the purest gold. लेकिन आप और आपकी जो ज़िंदगी किससे बनी, भाई गोल्ड से बनी, सोने की ज़िंदगी। मतलब आपकी ज़िंदगी बड़ी प्योर है, बड़ी कीमती है। आप औरत की ज़िंदगी को कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, जबकि वो भी इंसान है, उसको भी अपनी ज़िंदगी प्यारी होगी जितनी आपको भी प्यारी है, और सेम ही चीज़ से बने हो ना, अलग अलग तो कुछ है नहीं। यू आर आस्किंग मी व्हाट आई मीन, आप मुझसे पूछ रहे हो भाई मेरा मतलब क्या है। आई मीन वंस अ वुमेन्स हस्बैंड हैज़ डाइड, व्हाट्स इन द स्टोर ऑफ हर। मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर एक बार जो है औरत का आदमी मर जाता है, औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना, आई मीन वंस अ वुमेन्स हस्बैंड हैज़ डाइड, अगर जो है औरत का हस्बैंड मर जाए तो फिर क्या रहता है उसकी ज़िंदगी में, है ना। व्हाट्स इन स्टोर फॉर हर, फिर क्या रह जाता है उसके लिए बचा हुआ, कुछ भी नहीं रह जाता है। द बार्बर कम्स टू शेव ऑल द कर्ल्स एंड हेयर ऑफ हर हेड, भाई नाई आता है, क्या करता है, उसके जो कर्ल्स उसको शेव करता है और उसके सर को साफ कर देते हैं, यानी गंजा कर देता है। जो भी उसके बाल होते हैं, हम देखते हैं ना कि विधवा औरतों को सबके सामने क्या करा जाता है, हस्बैंड की डेथ हो जाती तो उनके बाल उतारे जाते हैं, उनको गंजा किया जाता है, ठीक है, जस्ट टू कूल योर आइज, सिर्फ इसीलिए। क्यों? क्योंकि आपको देखना अच्छा लगता है, आप मानते हो कि अरे ये तो अच्छी बात है, ये तो प्रथा है समाज की, होना ज़रूरी है, भाई गंजा तो औरत को होना ही पड़ेगा, क्या करेगी वो ऐसा रह के, क्योंकि अब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। सिर्फ इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आपकी समाज ने प्रथा बनाई है, कहीं आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इससे कि भाई ठीक है जो हो रहा है अच्छी बात है ना। She is shut out from going to weddings, receptions and other auspicious occasions that married women go to. उसको हर जगह से रोक लगा दी जाती है, उसको रोक दिया जाता है कहीं भी जाने से, जैसे अगर शादी में जाए, रिसेप्शन में जाए, या कोई भी ऐसे मंगलमय ओकेजन्स, ऐसी जगह जाना हो, है ना, जहाँ मैरिड वुमेन जा सकती है, वहाँ उसे नहीं जाने दिया जाता, है ना, वहाँ से उसे रोक दिया जाता है जाने से। एंड वाई ऑल दीज रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन ये सब रेस्ट्रिक्शंस क्यों, है ना, ये सब रेस्ट्रिक्शंस क्यों उस पर लगाए गए, वाई आर ऑल दीज रेस्ट्रिक्शंस, बिकॉज हर हस्बैंड हैज़ डाइड, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, है ना। उसके साथ ऐसा हो रहा है कि उसको बिल्कुल गंजा कर दिया जा रहा है सबके सामने, कहीं भी मंगलमय कामों में, शादी, रिसेप्शन, कहीं भी अच्छी जगहों पर उसको जाने नहीं दिया जा रहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। शी इज़ अनलकी, इल फेट इज़ रिटन ऑन हर फोरहेड, हर फेस इज़ नॉट टू बी सीन, इट्स अ बैड ओमेन। ऐसा माना जा रहा है कि अब क्या है, ये तो भाई अनलकी है ना, हम बोलते ना अरे इसके पास मत जाओ, ये अनलकी है। लकी को हिंदी में याद नहीं आ रहा कि बहुत ज़्यादा लकी, हम बोलते ना ये बहुत अच्छी है, लकी है मेरे लिए, है ना, तो ये क्या है, अनलकी है।
इसका इसके चेहरे पे क्या है, बदकिस्मती लिखी है, बुरा, भाई इसकी ज़िंदगी में बुरी किस्मती लिखी है, इल फेट है ना, इसका कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इसका चेहरा देखेंगे तो कहीं हमारे साथ भी बुरा ना हो जाए, मनूस बेसिकली बोल रहे हैं ना, इसका अगर चेहरा देख लेंगे तो कहीं हमारी ज़िंदगी में भी मनूसियत ना आ जाए, तो इसमें उसकी क्या गलती है ना। लेकिन उस ज़माने में ऐसा ही समझा जाता था। क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आया समझ में कि नहीं आया? कौन लिखती हैं ये? ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना में। किस पे लिखा उन्होंने? स्त्री पुरुष तुलना में, ताराबाई शिंदे ने। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट क्या बना? लॉ बना। ये क्या है? ब्राइड एट द एज ऑफ 8। ये देखो, दिख रही ना आपको, छोटी सी बच्ची, 8 साल की बच्ची, 8 साल की उम्र में क्या है, दुल्हन बनी हुई है। 8 साल, 8 ईयर, आपसे कितनी छोटी होगी, और मुझसे तो बहुत ही छोटी समझ लो, ठीक है। Law against child marriage. With the growth of women's organization and writings on these issues, the momentum for reform gained strength. अब जैसे जैसे जो है ग्रो हो रहा था, क्या ग्रोथ हो रहा था वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, धीरे धीरे औरत अब अपनी आवाज़ उठाने लग गई थी, है ना, अपने संघ बनाने लग गई थी, अपनी बातें कहने लग गई थी, राइटिंग्स में अपने विचार, अपनी डिबेट्स, अपनी डिस्कशंस लोगों से शेयर करती थी, है ना। द मोमेंटम फॉर रिफॉर्म गेन स्ट्रेंथ। अब रिफॉर्म यानी बदलाव के लिए अब जो है चीज़ें स्ट्रिक्ट हो गई थी कि अब ये होना ही होना मांगता है, मतलब होना ही होना है ना। अब ये जो चेंजेस हैं, बाकी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे हमने देखा चाइल्ड विडो रिमैरिज का, या हम देखेंगे सती प्रथा का, या हम देखेंगे एजुकेशन का। तो अब साथ में ये जो चीज़ें हैं, जो और भी चीज़ें बदलनी चाहिए, उसको भी अब बदलो। पीपल चैलेंज अनदर एस्टैब्लिश्ड कस्टम दैट ऑफ चाइल्ड मैरिज। अब जो लोग हैं वो इस चीज़ को भी चुनौती लेने लग गए, जो अदर कस्टम्स एस्टैब्लिश किए गए, वो क्या थे? चाइल्ड मैरिज, है ना। बाल विवाह जो होने लग गया था, हाँ होता था, उस पर उसकी जो प्रथाएं बनी हुई थी कि भाई बाल विवाह होना चाहिए, भाई होता है, कोई एज डिसाइडेड नहीं है। आप सोचो, इतनी छोटी बच्ची 8 साल की है, आप कुछ घर के काम करते होंगे, ये क्या बहू बन के क्या काम संभालेगी क्या सबका? आप खुद सोचो, है ना। There were a number of Indian legislators in the Central Legislative Assembly who fought to make a law preventing child marriage. अब बहुत से ऐसे जो है इंडियन लेजिस्लेचर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन्होंने इसके अगेंस्ट क्या करा भाई? लड़ाई करी, अपनी बात रखी कि क्या हो, चाइल्ड मैरिज ना हो, बाल विवाह ना हो। इसके अगेंस्ट ये लोग भी लड़ाई लड़ने लगे, अपनी बात रखने लग गए। In 1929 the Child Marriage Restraint Act was passed. अब 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ, ठीक है, विदाउट द काइंड ऑफ बिटर डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स दैट अर्लियर लॉज हैड सीन, है ना। मतलब इसमें कुछ ऐसा वो नहीं था, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई थी चीज़ें कि अब जब इतने बदलाव हो रहे हैं तो ये भी खत्म करो, ये जो बाल विवाह हो रहा है इसको भी खत्म करना है। तो इसके लिए लड़ाई लड़ी गई और एक नया जो है लॉ आया, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। According to the act, इस एक्ट के अकॉर्डिंग no man below the age of 18 and women below the age of 16 could marry। मतलब इसके अकॉर्डिंग, है ना, जो मैन है 18 साल से कम उम्र का, और जो वुमेन है जो किससे 16 साल की उम्र से कम है, वो मैरी कर सकती है ना, वो शादी कर सकती है। ऐसा कानून है ना, कि मतलब जिस आदमी की उम्र कितनी है, 18 साल है, वही तब वो शादी लायक है, और वुमेन की कितनी 16, तभी वो शादी कर सकते हैं। सब्सिक्वेंटली दीज लिमिट्स वर रेज टू 21 फॉर मेन एंड 18 फॉर वुमेन। अब बाद में जो लिमिट चेंज कर दी गई, बढ़ा दी गई, जैसे लड़कों के लिए 21 कर दी गई, मेन के लिए 21 और वुमेन के लिए 18 कर दी गई, ठीक है। सब्सिक्वेंटली जो नंबर है रेज कर दिया गया, लिमिट को बढ़ा दिया गया, 21 फॉर मेन एंड 18 फॉर वुमेन। तो बदलाव हुए। हमने क्या देखे भाई, ये लॉ आया किसके अगेंस्ट? चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट कानून आया? चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, कि भाई ये जो बाल विवाह है इसको भी क्या करो, ख़त्म करो, है ना। जैसे सती प्रथा ख़त्म की, बैन करा, है ना, या हम देख रहे हैं एजुकेशन की बात की, पढ़ाओ लिखाओ, है ना, या हम कह रहे हैं किसके लिए विडो मैरिज की, तो ऐसी चाइल्ड मैरिज को भी ख़त्म किया गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है आपको? चलो, इसी के साथ हमारे चैप्टर के कंप्लीट रिवीजन का पार्ट फर्स्ट एंड होता है। आई होप आपको सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पार्ट फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा, और साथ में क्या देखा कि भाई कैसे जो है चेंज के लिए काम किया गया, जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ, सती प्रथा हो या विडो मैरिज हो या चाइल्ड मैरिज हो, ठीक है। तो इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट में देख सकते हैं।
हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।